160 साल से यूएस में कभी भी तीसरी पार्टी नहीं है, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। इलॉन मस्क बोल रहा है मैं अपनी दूसरी पार्टी बना रहा हूँ। शायद हम लोगों को भी, एक हमारे देश को भी एक और पार्टी की ज़रूरत है। क्या इंडिया में वो कैपेबिलिटी है भी सुपर पावर बनने की, या बस ये खाली फैसिनेटिंग हमें आंकड़े दिखाए जा रहे हैं? हमारा देश $4.5 ट्रिलियन का हो गया, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। पर कैपिटा मतलब हर इंसान कितना कमा रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्यों हम अभी भी इलॉन मस्क के जैसी कोई भी चीज यहाँ पर इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं? यार हमारे देश का ना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यार विरल भाई, इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते। जी, हॉटमेल के मालिक समीर भाटिया ने एक ऐसा ऐप बनाया था विच वॉज इक्वल टू व्हाट्सएप इवन बिफोर व्हाट्सएप एग्जिस्टेड। लेट 70s तक हम और चाइना सेम ही थे, गरीबी थे, दोनों गरीबी रेखा पे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि भैया चाइना आज देखो कहाँ पहुंच गया। हमारे देश में आपको पता है फिरंगी आने से डर रहे हैं, पता है क्यों? यूएस के दो ब्लॉगर आते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ, वो बढ़िया हर जगह अपना टेंट लगाते हैं। 5 साल का उनका प्लान रहता है, हर जगह घूमेंगे, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हो गया। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एक स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट में अपना टेंट लगाते हैं, अगले दिन ग्रुप में आके उस लड़के वेलकम बैक। आज एक अनदर पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। इसी सारी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपके फेवरेट गेस्ट को लेके आया हूं, अभिषेक कर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट सर। अभिषेक भाई, मेरा ये सवाल है कि इंडिया में आज तक कोई भी ऐसा इलॉन मस्क के जैसा रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ पाया? यार बिकॉज इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति ही अभी तक हमारे देश में पैदा नहीं हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसके टाइमलाइन के थ्रू जाता हूँ, फिर हम कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। यार इलॉन मस्क ऐसा व्यक्ति है जिसने 12 साल की उम्र में उसने एक गेम बना दिया था। और वो गेम कब बनाया था कि एक कोडिंग का कोर्स होता है, उस कोडिंग के कोर्स को करने के लिए एक आम इंसान को 6 महीने लगेंगे, उसने 3 दिन में वो कोर्स कर लिया। 3 दिन में रातों रात बैठ के जब उसने ये कोर्स करा, उसके बाद उसने एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना दिया और उस गेम को बेच भी दिया $500 में एक समय पे। वो ऐसा व्यक्ति है जो एकांत में जब रहते थे तो उन्होंने बोला कि यार करने को कुछ नहीं है, तो लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ देते थे, रॉकेट बना दिया था। सो वो जिस विजन पे चलते हैं, मतलब जहाँ हम लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ इलॉन मस्क की सोच शुरू होती है। तो आप देखिए, और इलॉन मस्क की खास बात यह है कि वो जो सबसे कोर क्रक्स है, क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा एड्रेस करूँगा जहाँ पर हमारा देश पीछे हो जाता है। एक कंसेप्ट मैं मानता हूँ, यू ईदर इनोवेट और यू सफोकेट। और इनोवेशन के मामले में इलॉन मस्क का कोई तोड़ नहीं है। पूरी अगर आप उनकी बायोपिक से लेके A to Z, वॉल्टर आइजैक्सन ने भी उनके बारे में लिखा है, उनकी एक बहुत मोटी सी किताब है, और भी 2-3 बायोग्राफीज़ हैं उनकी। तो आप देखोगे कि उन्होंने पहले क्या किया। उन्होंने पहले अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने पेमेंट गेटवे पे काम किया, जो बाद में हमारा पेपाल के साथ इंटीग्रेट हो गया। एलॉन मस्क बढ़िया अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे। इनका मैनेजमेंट बड़ा परेशान था पेपाल का। पेपाल एक्चुअली में, जिन लोगों को नहीं पता, जो लिंक्डइन के मालिक हैं आज के समय पे, रीड हॉफमैन और एलॉन मस्क, इन दोनों ने मिलके काम करा था। तो रीड हॉफमैन और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े परेशान थे कि यार एलॉन मस्क किसी को सुनता नहीं है, नहीं है। तो जब हनीमून पे गए तो इनको बोर्ड से ही हटा दिया, CEO के पद से ही हटा दिया। तो वही जो बोलते हैं ना कि कुछ भी करने का, ईगो नहीं हर्ट करने का। तो एलॉन मस्क बोला भाड़ में जाओ, मैं अपने शेयर्स रखूँगा लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा करके। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप चालू किया, एक एक करके। हम सबको पता है उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काफ़ी शौक था, तो उन्होंने टेस्ला लेके आ गए। ये उस समय पे लेके आए जब सेल्फ ड्रिवन कार्स का कोई कंसेप्ट सोच भी नहीं सकता था, ईवी के बारे में कोई बात ही नहीं। आज देखिए पूरी दुनिया ईवी के बारे में बात कर रही है, वो ले आए। फिर एक बार मस्त एलॉन मस्क एरोप्लेन में बैठे अपने टीम के साथ गए, बोले कि यार एक काम करते हैं, अपन रॉकेट बनाते हैं। तो रॉकेट के मामले में सबसे ऊपर रहता था रशिया। तो बोले रशियन साइंटिस्ट के पास जाते हैं, इनका बजट ये लेके चले कि भाई 21 करोड़ का बजट है, 21 करोड़ का बजट है, हमको बस 3 वो चाहिए, ढांचे चाहिए, 3 हमको रॉकेट्स चाहिए। उधर गए रशिया वाले, इनका मजाक बनाया, रहे तुम क्या बनाओगे क्या बनाओगे। और जानबूझ के ने बोला 22 करोड़ लगेंगे, वो भी सिर्फ एक रॉकेट का। ये लेने गए 3 रॉकेट और बोलते हैं एक रॉकेट। तो टेक्निकली काफ़ी सारे लोग निराश होंगे, हताश होंगे। फ्लाइट में बैठे सोचो, बोले अपन खुद की रॉकेट की कंपनी बना देते हैं आते वक्त। और फ्लाइट के अंदर ही पूरी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर ली, बाहर आए और बोले कि पूरी टीम को बिठाया और रॉकेट की कंपनी बना डाली। और उन्हें सही दिमाग क्या लगाया कि भाई बाकी सारे रॉकेट वालों को महंगाई सबसे ज़्यादा जाता है वो ढांचा बनाने का। बोले अपन स्क्रैप मटेरियल यूज़ करेंगे, यूज्ड रॉकेट्स का यूज़ करेंगे ढांचा बनाने में। तो कॉस्ट उनने उधर कम कर दिया। उसके बाद भी आप लेजेंड देखिए, इनके साथ ऐसा हुआ कि इनकी जब रॉकेट लॉन्च हुई, पहले 2 बार पूरी तरीके से फेलियर हो गई। तीसरी बार अगर एलॉन मस्क का जो रॉकेट लॉन्च हो रहा था वो फेल होता तो आज एलॉन मस्क रहते ही नहीं, ख़त्म थे। बट उन्होंने तो भी उस चीज़ को ट्राई किया
और वो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। उसके बाद उनको नासा का ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो वहाँ से उनके स्पेसएक्स चल गया। 2008 का किस्सा मैंने एक बार आपको भी बताया हुआ था कि एक बार 2008 में उनकी सारी कंपनियां बिकने को आ गई थी। उनके पास मात्र उनके खुद के जो 200 करोड़ रुपए थे वो बचे हुए थे। ऐसे में हर कोई हिल जाता और वो अपने पैसे बचाने की कोशिश करता। उन्हें बोला मैं सारी कंपनीज बचाऊंगा। इन्वेस्टर्स उस समय पे रेडी नहीं थे क्योंकि उस समय पे हर जगह रिसेशन चल रहा था। बट एलॉन मस्क के कॉन्फिडेंस देख के सारे इन्वेस्टर्स कॉल किए कि भाई क्या बंदा है, सारा पैसा लगा दे, हर कोई अपना पैसा बचा रहा है तो अपना पैसा लगा रहा है, हम भी लगाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जिन जिन हेज फंड्स ने, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के लोगों ने लिखा था कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसी के आप ठीक 20 साल बाद देखें, 15 साल बाद देखें, एलॉन मस्क रिचेस्ट हो गए इंसान। रिचेस्ट ही क्या, जिन हेज फंड्स ने बोला था कि ये ख़त्म हो जाएंगे, बाद में उन हेज फंड्स की बैंड बजा दी उनने। 8 साल रुके उस बदले के लिए। उसके बाद कोविड का समय आया, 12वां साल था, सब लोग आराम से बैठे हुए थे अपने कमरे में बैठ के कुछ बोले क्या करें, तो चलो स्टॉक मार्केट करते हैं। तो रेडिट करके एक फोरम काफ़ी बहुत चलने लग गया था, आप सभी को पता है, बहुत गॉसिप्स होती हैं वहाँ पे। तो रेडिट पे सब ऐसे बैठे हुए थे, अचानक से एक फोरम बना और एक गेम स्टॉप नाम का एक स्टॉक था, उसको सब लोगों ने खरीदना शुरू करा, पंप खरीदना, नॉर्मल आम जनता ने। और उसके पीछे एलॉन मस्क का एक ट्वीट था। और वो क्यों था, क्योंकि गेम स्टॉप वो स्टॉक था जिसका ज़्यादा कुछ वैल्यू था नहीं। तो बड़े बड़े जो हेज फंड थे जिन्होंने 2008 में एलॉन मस्क को नीचा दिखाया था, उन लोगों ने सेल करके रखा था, मतलब बेच के रखा था पहले से। तो जैसे ही आम आदमियों ने खरीदना शुरू कर दिया, ये स्टॉक ऊपर फटा और उस चक्कर में ये सारे जो हेज फंड वाले थे उनका 50-60% का नुकसान हो गया, बाप रे। हवाले निकल गए। तो एलॉन मस्क ने 12 साल बाद बदला लिया है। फिर आप और एक चीज़ देखिए, एलॉन मस्क बोला, एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और उसने बोला कि यार टीवी चालू करने के लिए रिमोट उठाना पड़ता है, एसी चालू करने के लिए चलो चुटकी आ गई आजकल, लेकिन यार सोचते ही अगर हो जाए तो भैया न्यूरोलिंक निकाल दिया। उसने बोला दिमाग में एक ऐसी चिप लगाऊंगा कि भाई आपको बस सोचना है और सोचते सोचते, वो जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक्समैन मूवी में आपने प्रोफेसर एक्स को देखा होगा, वो इधर बैठे रहते हैं और दिमाग से सारी चीज़ें हिला देते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो बंदे ने न्यूरोलिंक, और उसका सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन क्या था, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, पैरालिटिक हैं, और वो चेस मैच खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ। कैसे? न्यूरोलिंक से। तो मतलब उन्होंने न्यूरोलिंक के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और एज ऑफ नाउ, आज जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब हमारे देश को भी एलॉन मस्क की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप सोच के हैरान हो जाओ। जानना चाहेंगे कैसे? यस यस यस, एब्सोल्युटली। सो आप देखिए कि आज अगर मैं डेटा की बात करूँ, तो डेटा मतलब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं 2 प्लेयर्स हैं। उनमें से एक बहुत बड़े आदमी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कमेंट में लोग बता कमेंट्स में बता देंगे। आप सोचिए, उस बिलियनर ने पूरी जी जान से कोशिश करी। अगर आप कुछ समय पहले के अखबार देखेंगे कि किसी तरह से एलॉन मस्क हमारे मार्केट में एंटर ना हो पाए, हाँ, क्योंकि कहा जाता है इनके मित्र अच्छे हैं, मतलब दोस्त यार। तो इन्होंने कोशिश करी कि किसी प्रकार से रोका जाए, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए गए, बट वो नहीं रोक पाए, बिकॉज एट द एंड इकोनॉमी को भी ज़रूरत थी। अब क्यों है, देखिए क्या होता है कि डिस्पाइट कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन हमारे देश में इतना ज़्यादा है, सैड पार्ट है कि अभी भी 55% ऑफ द एरियाज़ में इंटरनेट नहीं पहुंचा है। बिहार के काफ़ी सारे गांव में नहीं पहुंचा है। इवन अब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड, अभी तो आप लौटे ही हैं Yes, yes, एकदम, absolutely. वहाँ पर तो भी आपने internet देखा होगा नहीं है। इंटरनेट नहीं है, बहुत इशू होता है। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर से हुआ है। फाइबर्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं, जिसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप लेह लद्दाख के रीजन में, एवरेस्ट के रीजन में, या स्पीति के रीजन में आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो उसको मेंटेन करने का एक एक टावर का 30-40 लाख रुपए चले जाएगा, करेक्ट। विच इज़ अ वेरी बिग एक्सपेंस। क्योंकि हमारे इधर इतना ज़्यादा भी डेटा के लिए कोई पे नहीं करेगा। लोगों को मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा सस्ता दुनिया में इंटरनेट भारत में ही है, ठीक है? तो इतना तो कोई पे नहीं कर पाएगा। तो इस चक्कर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब एलॉन मस्क का दिमाग देखिए, बोलिए उसने ओल्ड मॉडल से रॉकेट बनाया, बोले अब अपने पास रॉकेट के जो स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं और सैटेलाइट्स अपन ने ऑलरेडी भेज के रखी हुई हैं, तो उसी में से 40,000 सैटेलाइट्स जो ऊपर हैं उससे उनने बना दिया एक कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जिसको स्टारलिंक बना दिया। तो बोला यार अपने को इधर कहीं फाइबर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे स्पेस से आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता है।
हम 2-2 रुपए के लिए झगड़ते हैं। आपने देखा होगा एक आम इंसान एक सब्जी वाले से 3-3 रुपए के लिए झगड़ता है। यहाँ पर वो 1-1 2-2 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में निपटा देंगे, लॉस कर देंगे, लेकिन वो 2 रुपए उसको धनिया एक्स्ट्रा भी चाहिए रहता है, सब कुछ चाहिए रहता है। तो प्राइस सेंसिटिव है, जिसके चक्कर में स्टारलिंक थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एलॉन मस्क ने अब टाई अप कर लिया है, मतलब इन लोगों को ही ज़रूरत पड़ी। करेक्ट। तो एट द एंड आप देखिए कि हमारे देश को भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेट के लिए ज़रूरत है एलॉन मस्क की। इवन अगर आप देखिए बहुत बीच में बवाल होता है टेस्ला आ रहा है, टेस्ला आ रहा है, टेस्ला आ रहा है, टेस्ला आ रहा है। अभी तक हमारे ईवी का इकोसिस्टम बना नहीं है। सच बताऊं तो ईवी का इकोसिस्टम नहीं तैयार है। आप खुद देखिए, हम 4-5 साल से बात कर रहे हैं। अभी तो बीच में एक पॉलिटिशियन का बड़ा बवाल हुआ था, नाम आप लोग गेस कीजिएगा, कि उनने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया और उनके लिए कंपनी कुछ एक ई से नाम शुरू होता है प्रोडक्ट, उसकी कुछ चालू कर दी है। तो अब आप देखिए इतना ज़्यादा बवाल मचा है। अरे हम हाईवे पे जाते हैं, हर 5 किलोमीटर में अभी तक डीजल पंप और सीएनजी नहीं बना हुआ है। सीएनजी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, हम भंडारदरा जा रहे थे आउटस्कर्ट्स पे, मतलब इगतपुरी के इधर, तो एक लेवल के बाद है ही नहीं उधर, आपको सीएनजी आप भरा ही नहीं सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट महंगा वाला डीजल और इससे ही काम चलाना पड़ रहा है। बट आप जस्ट इमेजिन कीजिए, तो हमारे पास यही वाला अभी तक इंफ्रा बना नहीं हुआ है। तो ईवी विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट एस्टैब्लिश्ड। और सेल्फ ड्रिवन तो हमारे रास्तों में छोड़ ही दो, कितनी गाड़ियां ऐसी बिना खुद से ड्राइव करके ठुकती हैं सेल्फ ड्रिवन में, सोचो। क्योंकि इंडिया की एक खासियत है यार, इंडिया में मतलब हर कोई सही रास्ते पे नहीं चलाता है। करेक्ट। कोई इधर से काट रहा है, कोई इधर से काट रहा है, ये वो सारी चीज़ें। तो पॉइंट ये है यार विरल भाई, हमारे देश में, मैंने अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ, क्यों नहीं है, आपका आंसर ये है बिकॉज हमारे देश में इनोवेशन की कमी है। आप अगर देखते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से लेके हमारे स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, आज भी हमारे देश में सिर्फ 0.5% से ज़्यादा हम लोग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करते। आज भी हम लोगों की आदत है कि भाई फॉरेनर एक मोबाइल फ़ोन बना देगा, हम उसकी कॉपी बना लेंगे और उसके बाद उसकी सीरीज़ चला देंगे। आज भी हम लोग कोई ट्रेंड हम खुद का नहीं बनाते हैं। अब बोलोगे इनोवेशन कैसे नहीं है हमारे पास, तो देखिए इनोवेशन के नाम पे हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक है UPI, नो डाउट मास लोगों को एक साथ लाके कनेक्ट करना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरा आधार। बट आप कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं चाइना की अगर बात करता हूँ, चाइना में एक कंसेप्ट है WeChat करके, आपने सुना होगा। yes. WeChat। तो इन लोगों का सिस्टम इतना खतरनाक है, जो WeChat का मॉडल है, आप पेमेंट यहीं से कर रहे हो, आप बुकिंग यहीं से कर रहे हो, आप स्वाइप यहीं से कर रहे हो, आप ट्रेन की बुकिंग यहीं से कर रहे हो, आप फ्लाइट की बुकिंग यहीं से कर रहे हो, आप चैटिंग यहीं से कर रहे हो, आप वीडियो यहीं से डाल रहे हो, सारी चीज़ें एक ही ऐप के अंदर। इसलिए भारतीय सरकार को भी इशू था कि डेटा प्राइवेसी का, जो आपने देखा होगा चाइनीज़ काफ़ी सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। ऑल्दो अभी चल रहा है, टिकटॉक आएगा देश में, बट टिकटॉक अगर आ भी गया तो उतना क्रेज़ नहीं चला पाएगा। टिकटॉक इसलिए चलता था क्योंकि वो क्रिंज वर्दी कॉन्टेंट आपको दे देता था 8-8 सेकंड का, ठीक है। क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ बिफोर मूविंग अहेड, कि आज के समय पे एक नॉर्मल अटेंशन स्पैन किसी भी इंसान का एक गोल्ड फिश से भी कम है, 8 सेकंड से कम है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कितने सारे लोग यहीं पे ड्रॉप हो गए होंगे, कि नहीं होंगे तो आई एम हियर वो लिख देंगे कमेंट्स में, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग हो चुके होंगे, क्योंकि 8 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं सुन पाते। तो टिकटॉक के पास तब एडवांटेज ये था, तब रील्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, क्रिंज वर्दी सारा कंटेंट वहीं पे चलने लग जाता था, तो एवरीबडी यूज्ड टू कंज्यूम। अब उसका इंस्टेंट रिप्लेसमेंट हमारे पास इंस्टाग्राम रील्स है। तो उसी चक्कर में टिकटॉक के पास वो स्पेशलिटी नहीं बची है, जिसके चक्कर में इंडिया में बहुत भयंकर पेनिट्रेट कर पाए। करेक्ट। तो जितने लोग ये बस भी बना रहे हो अब तो टिकटॉक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम ने उधर लीड ले ली है, इंस्टाग्राम के पास रील है, मेटा का पूरा यूनिवर्स है उनके पास, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज ले चुके हैं। करेक्ट। बट आप यही देखिए कि ये जो इनोवेशन वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पर हम लोग US, चाइना, जापान सबसे काफ़ी पीछे हैं। चाइना में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब एक बात बताइए, अगर आप तो मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, आपने कुछ साल पहले घर भी लिया अपना, ठीक है, लेट्स से कहीं पर इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप प्री कंस्ट्रक्शन जो अपन बोलते हैं ना, खरीद लेते हैं ताकि थोड़ा सा वो हो, बिल्डर आपको कुछ रिबेट देता है। मान लीजिए प्री कंस्ट्रक्शन आज आप 2025 में अगर पे कर रहे हो भारत में, आपको क्या लगता है आपको पूरी घर कब तक बन के मिल जाएगा? कम से कम 2-3 साल। 3 साल। अब आप सोचो 58 स्टोरी की बिल्डिंग चाइना में 18 दिन में खड़ी हो जाती है। और हमारे इधर 9 साल में एक ब्रिज नहीं बन पाता, और बनता भी है तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है। आप समझ रहे हैं? तो आप एफिशिएंसी देखिए, ब्यूरोक्रेटिक हैसल देखिए, वर्सेस हम इधर बोलते नहीं और चाइना में ऑटोक्रेटिक है। देखिए चाइना ने ना लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, आई एग्री, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम दिया।
चाइना ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़, जो अगर हुआ तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिन्होंने उनको पूरा। हमारे देश में एक बताइए, सबसे बढ़िया कौन सी नौकरी कहते हैं? गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, है ना। पता है चाइना ने 1978-79 में क्या किया? अचानक से एक रूल निकाला, 90 मिलियन एम्प्लॉयज़ को सरकारी नौकरी से निकाल दिया एक साथ। क्यों? बोले अपने स्किल्स अपग्रेड करके आओ, एफिशिएंट बनो, तब जाके काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हमारे देश में कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो चाइना ने उस समय पे, क्योंकि आप खुद देखो ना, देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हम आप और मैं एक बहुत मैं बोलूँगा प्रिविलेज्ड एरा से हैं, और अब जो बच्चे आ रहे हो तो मेगा प्रिविलेज्ड एरा से हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए परचेज करना, कोई भी चीज़ परचेज करना, वो एक नॉर्मल चीज़ है। आप जाइए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, परचेजिंग इवन अ क्रीम वॉज अ लग्जरी। आपको याद आ रहा है? यस मतलब दादा लोग भी, ऐसा नहीं होता। आज हम जाते हैं, ये एयरपोर्ट से ये उठा लिया, ये करवा लिया, ड्यूटी फ्री से ये उठा लिया। आज हमारा कंजम्पशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। करेक्ट। उस टाइम पे वो लोग राशन कार्ड के ऊपर रहते थे, याद होगा, सब्सिडी, राशन कार्ड, ये सारी बातें होती थी। तो अगर आप देखोगे 70s, लेट 70s तक हम और चाइना सेम ही थे, गरीबी थे, दोनों गरीबी रेखा पे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि भैया चाइना आज देखो कहाँ पहुंच गया, और हम वही क्या भैया। एब्सोल्युटली। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, इनोवेशन इज़ मिसिंग। इवन लाइक मैं जस्ट अभी थोड़ा बहुत रीड कर रहा था, तभी मुझे एनवीडिया के बारे में पता चला। एआई के ऊपर उन्होंने कितना अच्छा एक्सपांड किया हुआ है मदरबोर्ड्स वगैरह में। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। बिकॉज आपने एनवीडिया की बात बोली, तो ये दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप वो देखिए ना, क्या मास्टर प्लान है। जस्ट इमेजिन, एक कंपनी जो आज $4 ट्रिलियन की है, वो एक समय में सिर्फ 30 दिन दूर थी बैंक्रप्सी से, ओनली 30 days अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। एक ऐसी कंपनी जिसपे आज पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, वो आपको मुझे इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, वो एक समय पे बैंक्रप्ट होने वाली थी। बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ। जेसन नाम था इनके, अभी भी हैं, मालिक हैं। सो सीन क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको वैसे एनवीडिया का डिटेल पता है? नहीं, इतना नहीं। अब आपको भी इंटरेस्टिंग, अब आप रिलेट करोगे, क्योंकि आपको मैं थोड़ा आपके बचपन में भी ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो गया था कि यूएस में गेमिंग का कल्चर आया था, कंसोल्स जो होते थे ना, वो गेमिंग वाला वो आया था। तो सेगा करके कंपनी थी, आपको ध्यान आ रहा है? एक सेगा करके थी, वो 2D वाले गेम्स बनाती थी, फाइटिंग वाले और ये सब। वो याद है, अपन कभी कभार पहले, मतलब 10-15 साल पहले मॉल में जाते थे, तो वो बड़े वाले वो रहते थे, और उसमें अपन खेलते थे। अभी भी होंगे, मतलब अभी भी। अच्छा हाँ, अभी भी है, करेक्ट। हाँ, तो अभी प्ले स्टेशन आ गए। उस समय के वो जो 2D वाले होते थे, ऐसे ऐसे करके, हाँ करेक्ट, यस। तो उसमें भी एनवीडिया था। कैसे, मैं बताता हूँ। हाँ, यही, ये सोचिए कब से एनवीडिया, और हमको पता भी नहीं है। सो बेसिकली क्या था कि एनवीडिया चिप मेकिंग कंपनी थी, ठीक है। पहले वो हार्डवेयर्स पे थोड़ा वर्क करती थी, बट वो चिप मेकिंग थी। पहले तो ये समझते वो बैंक्रप्सी वाला क्या किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी का मालिक, जो आज $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का मालिक है। $4 ट्रिलियन, कितने जीरो होते हैं लोग कमेंट्स में लिख के थक जाएंगे, और जो लिख गया उसको आप दिल दे दीजिएगा, बिल्कुल 100%। तो $4 ट्रिलियन का, और INR में कन्वर्ट करना है $4 ट्रिलियन को, ये है ये तो चैलेंज है। तो उसके लिए चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, बट आप बिल्कुल कीजिए। $4 ट्रिलियन का मालिक 30 दिन दूर था बैंक्रप्सी से। बंदा क्या करता है कि उसका सारा जब प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो अब आप लोग सोच रहे हो कुछ मोटिवेशनल आएगा। नहीं, कुछ मोटिवेशनल नहीं है। वो बंदा क्या करता है, बोले मेरे को अब 30 दिन कैसे भी कुछ भी करके, मेरे को, उसके पास दिमाग में कुछ प्लान तो है, लेकिन मेरे को उसके लिए 50-60 दिन निकालना है। तो वो क्या करता है, बोले एक टिकट लेता है, उसके पास सिर्फ 30 दिन का पैसा है, कुछ $15-20 मिलियन बचे हुए हैं, 200 करोड़ पकड़ लेते, 200 करोड़ इसके पास है। ये बंदा टिकट लेके कहाँ जाता है? लास वेगास। और लास वेगास में चाहता है कसिनो, और वहाँ पे वो 20 करोड़ का दाव खेलता है, और वहाँ से उसको 6 महीने के पैसे मिल जाते हैं। तो भाई क्या कसिनो ये एनवीडिया नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर, बट आप सोचिए एनवीडिया की बेस यहाँ पर है, बट ये नहीं है, क्योंकि अब तो जुआ इधर भी बैन है। हाँ। बट द थिंग इज, वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब इसका मास्टर देखिए, तो क्या हो गया, एनवीडिया जब चिप मेकिंग के करती थी, तो वो गेमिंग कंपनी के साथ उसने टाई अप किया सेगा के साथ। जो आपने एक मूवी देखी होगी, आपका तो बेटा भी है, सोनिक करके, हाँ, है ना। तो इसमें कई सेगा के इस पे गेम्स भी आते थे इस पे, ठीक है। निंटेंडो करके रहता था, और सेगा के साथ पहले आते थे। सो क्या हो गया कि जब इनने गेम्स बनाए, तो इनने सेगा के साथ डील किया कि
कि भैया 3.5 लाख कंसोल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 3.5 लाख। तो आप जान के हैरान हो जाओगे 2 महीने के अंदर 3.4 लाख कंसोल वापस आ गए चिप्स। क्यों? क्योंकि भाई एक, मैं वही बता रहा हूँ इनोवेशन में कितना यूएस कॉम्पिटिटिव है। एक सबका बड़ा एक व्यक्ति है जो सबको के पीछे पड़ता है और सबको खाने में लगा रहता है, और वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोड चेंज कर दिया। उसने क्या बोला कि हमारे कंप्यूटर हर जगह बिक रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर जो हर जगह बिक रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा तो ही गेम्स उस पर प्ले होंगे। इन लोगों ने एक दूसरा पैटर्न लिया था, एनवीडिया वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने हर जगह कॉमन पैटर्न वो कर दिया, तो इनका पैटर्न ही इनवैलिड हो गया कि बोले शिट। ये मैं सिंपल करके बता रहा हूँ लोगों को, तो इनको सारा आ गया। अब जो ये सोच रहे थे हमारा ब्लॉकबस्टर सेल होगा, सेगा ने अपनी बोला भैया तुम तो जाओ। अब ना इनके पास अब ये आखिरी एक मौका बचा है, एक मौका। तो ये जो जेसन है, ये बंदा ये बैठा हुआ है अपने कमरे में 9 इंजीनियर्स के साथ, 9 सॉफ्टवेयर वालों के साथ। ये बोलता है काम करते हैं। इसने एक चीज़ नोटिस करी, जो गेम्स आते थे मारियो, याद है आपको? हाँ। मारियो हो गया, कॉन्ट्रा, ये सारी चीज़ें, ये हम लोगों को लगता है ये बहुत ईजी, हम देख रहे हैं ग्राफिक्स और ये सब, लेकिन एक एक ग्राफिक पे ना ऑलमोस्ट इनका जो ग्राफिक कार्ड वाला सिस्टम जो रहता है उस पर मतलब करीब करीब एक सेकंड के लिए कुछ 10,000, 20,000, 50,000 यूनिट्स लग रहे हैं, ठीक है। और वो आज तक कोई एक्सेस नहीं कर पाया। इसने बोला मैं अगर ऐसी चिप बना दूं जो 3D गेम्स में यूज़ हो सकता है, मतलब 3D का कंसेप्ट भी नहीं आता, 3D गेमिंग के लिए यूज़ कर सकूं, जिसमें करीब करीब 30,000, 40,000 कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह की चीज़ें चल सकती हैं, तो डिसरप्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं, बस उसने इनोवेशन किया, उसने अपनी पूरी टीम को बिठाया। उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक बार चिप बन जाए, वो चिप जाके किसी लैबोरेटरी में चेक करे, इतना भी पैसा नहीं है। तो उन लोगों ने चिप बनाई, चिप बना के डायरेक्ट इनने वेंडर को भेज दिया, इस ख्याल से कि भैया 9 दिन बाद रिजल्ट देखते क्या है। इन्होंने चेक भी नहीं किया है, मतलब सोचो 8वें दिन डाउट भी हुआ, भाई अपन ने सब सही बनाया था ना, क्योंकि चेक करने के भी पैसे नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन था और उनने एकदम सही बनाया था, और उससे उनको पहला मास्टर स्ट्रोक मिला। तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री इनके ऊपर चलने लग गई। कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, वो कौन सा वो भाग भाग के जाते हैं अपना GTA जी, अपना पॉडकास्ट पहले आ गया, GTA 6 अभी तक नहीं आया। बट आप ये देखो कि उन्होंने GTA सब बनाया, तो ये हुआ पहला क्रैक। लेकिन आप इनोवेशन देखो, मतलब कितना बंदा आ गया। 2006 में इनने AI निकाल दिया था, 2006 में, हम कब बात कर रहे हैं 2024, हम इंडिया में तो 23 के बाद बात कर रहे हैं, 23 के बात कर रहे हैं, है ना। बट वो 2006 में, अब 2006 में मार्केट तो था नहीं, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मार्केट तो था नहीं। तब एक ना ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठे हुए थे, 3 जन, एक मेन बंदा है। इन लोगों ने अपने लैब में बैठ के एक प्रोसेसर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि प्रोसेसर के नाम पे सिर्फ 2 चलते थे, एक इंटेल और दूसरा एनवीडिया। तो इंटेल इनके लिए काम नहीं कर रहा था उस समय पे, तो इन्होंने एनवीडिया का प्रोसेसर लगाया। और ये लोग ट्राई कर रहे थे कि हम मल्टीपल कैमरा से अगर फोटोज़ लेते हैं तो ये फोटोज़ को मैच कौन कर सकता है, चेंज कौन कर सकता है, जैसे आजकल बनाना में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो कौन कर सकता है। और वो निकला एनवीडिया। तो इन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया ये प्रोसेसर में अनगिनत चीज़ें हो सकती हैं। तो एनवीडिया के पास फिर फाइनल ब्रेकडाउन इनके पास आया 2009 के आसपास, 9-10 के आसपास। इन्होंने बोला भैया पूरी तरीके से AI पे हम लग जाएंगे, पूरा पैसा जो उनके ओनर के पास था पूरा AI पे लगाया। तो आप सोचो 1-2 दिन की बात नहीं है, कितने सालों की बात है। और आज आप देखो $4 ट्रिलियन कंपनी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो जेसन का भाई है, जो एनवीडिया का मालिक है, उसका भाई आया, वो बड़ा उदास। बोले क्यों? बोले जब एनवीडिया गेमिंग में चैंपियन थी तब इसके भाई के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स थे। तो उसके भाई ने बोला भाई बढ़िया चल रहा है, मैं निकल जाता हूँ। $1 बिलियन बना, $1 बिलियन 9,000 करोड़, कम नहीं होते भाई। लेकिन अगर वो सिर्फ और 6 साल रुक जाता ना भाई पे थोड़ा भरोसा करके कि AI अगली चीज़ होने वाली है, तो वो 9,000 करोड़ नहीं होता, उसके पास 90,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो वो एक जगह पे अपना दुख जता रहा था कि भैया सिर्फ 9,000 करोड़ कमा पाया, भाई ने सारे शेयर खरीद लिए थे। तो आप देखो मतलब ये सब क्या है, सारा गेम इनोवेशन का है। हमारे देश में इनोवेशन की सबसे ज़्यादा कमी है। आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल, मैं ऑडियंस से ये सवाल पूछता हूँ, आप सोशल मीडिया कौन सी यूज़ करते हो? आप बताओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। ये कहाँ के बने हैं? यूएस, ठीक है। AI का कौन सा टूल आप इंडियन यूज़ करते हो? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। आप सारे बाहर के यूज़ करते हो, चैट GPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सब बाहर के हो गया, ठीक है।
आप मतलब आप खुद देखो, हमारी डिपेंडेंसी देखो, ट्विटर, एक्स, वो भी बाहर का हो गया। तो हमने और सबसे ज़्यादा इनको व्यूज़ कहाँ से आते हैं? इंडिया से। हर फिरंगी इंसान चाहता है कि भाई मैं एक ऐसा वीडियो बना दूं जहां पर मैं कोई इंडियन गाने पे डांस कर लूं, ताकि इंडिया से स्पीड, जो बाहर का बहुत बड़ा क्रिएटर है, वो इंडिया में आके ताता थैया नाच के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इंडियन ऑडियंस सबसे ज्यादा है, 146 करोड़ की आबादी है, इतनी ज्यादा व्यूज आएंगे और उसको कहीं पे मिलने नहीं वाला है। करेक्ट। ये लोग जानबूझ के, अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा, हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल जो होता है, उसमें आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के कुछ बच्चे गणपति के गाने पे डांस कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने बोला है कि आप जूते मत पहनिए, इस तरह से कुछ चीज़ें कही गई हैं, क्योंकि हमारा श्रद्धा का मामला उनको तो नहीं पता, लेकिन उनको व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स तो ऐसे आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हम लोगों ने बताई असली औकात। क्या हुआ था कि जो दूसरी कंट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जो हमारे इधर आके बिजनेस करते थे, एक भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं दिया। तो हमारी सरकार ने बोला कि भैया इंडिया का व्यूइंग खत्म कर दो, इनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं रहेगा, मतलब इंडिया में बैन है। पता है ऐसे ऐसे उधर के एक्टर एक्ट्रेस थे जो हमारे देश में बिजनेस करके जाते थे और फिर उधर निकलते थे, उनको पहले आते थे 2 मिलियन लाइक्स, वो हो गए 20,000। बाप रे। तो आप खुद सोचो कि इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट करते थे। बट स्टिल, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे देश के साथ, इंडिया के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग वैल्यू के पीछे नहीं भागते, हम वायरलिटी के पीछे भागते हैं। अगर वैल्यू के पीछे भागते तो एजुकेशन वाले पॉडकास्ट ज़्यादा चलते, ना कि जादू टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच। सिंपल सी बात है। करेक्ट। वो लोग जो ये जज करते हैं कि क्यों पॉडकास्ट भूत प्रेत पिशाच जादू टोना पे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही वो कंज्यूम करते हैं। तो एज अ पॉडकास्टर अगर उसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, पॉडकास्ट ग्रो, उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसी के बारे में बात करनी। वो वही जो ऑडियंस मांग रही है उसी डिमांड को फुलफिल कर रहा है। एज सिंपल है। आप लोग मांगो ना भाई, आप लोग साइंटिफिक पॉडकास्ट मांगो, आप इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट मांगो, आप इकोनॉमिक पॉडकास्ट मांगो, स्टॉक मार्केट पॉडकास्ट मांगो, देंगे ना भाई। बट आपका भी आप लोग लाइक उनको करोगे रादर देन जहां पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे आई एम प्रीटी श्योर, मैं लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोगों को A to Z एनवीडिया का ये डिटेलिंग पता थी। आई एम प्रीटी श्योर बहुतों को नहीं पता होगा। कितनों को एलोन मस्क की पूरी ट्रैजेक्टरी पता होगी। देखो अब वही चीज़ आप लोग भी गेन कर सकते हो, उसके लिए आपको 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी मोटी मोटी, एक 1500 पेज के रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा AI पे रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको होगा। आप भी कर सकते हो। इंडिया अगर 3 चीज़ों को सॉल्व कर दे तो वो आगे बढ़ सकता है। पहला, इनोवेशन, हमको नई चीज़ों पे इनोवेट करने की आवश्यकता है। दूसरा, एजुकेशन, जो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। हमारे सरकारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ाती हुई एक टीचर का इंस्पेक्शन किया जाता है और वो 3 लाइन प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बोल पाती हैं। ये हालत है टीचर की, तो स्टूडेंट्स पे क्या असर होगा? तो दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है हमारा एग्जीक्यूशन। हर जगह पॉलिसी बनी थी कि वो ब्रिज जल्दी बनना चाहिए, लेकिन 9 साल तक वो ब्रिज नहीं बन पाता है। हर जगह पॉलिसी बनी है कि पोल्यूशन कंट्रोल पे होना चाहिए, लेकिन आज भी अगर आप यहाँ से दिल्ली निकल जाते हो तो आप ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। आपको जान के हैरान होगा विरल भाई, एक फैक्ट बताता हूँ। आज अगर हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो एज पर साइंस हम -5 से गिनती चालू करते हैं, और अगर आप गलती से उस पोल्यूटेड एरिया जो नॉर्थन बेल्ट में आता है वहां पर पैदा होगा तो -12 से आपकी उम्र शुरू होती है। मतलब आपके पैदा होते ही -12 हो गए, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स आपके हार्ट में जा रहे हैं, आपके किडनी में जा रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं, और ये पार्टिकल, कण कण पार्टिकल जो जा रहे हैं, कितना डैमेज कर रहे हैं उन बच्चों को आपको पता ही नहीं है। नहीं पता, सही है। सो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जब तक हम इनोवेशन, एजुकेशन और एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यही चीज़ें सारी, ये US की बात करें, चाइना की बात करें, जापान, सब ने ये चीज़ करी है, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। करेक्ट। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि हम बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हैं इन सारी चीज़ों पे, भले वो सोशल मीडिया ऐप्स हो या फॉरेन कंट्रीज़ की जो उनकी जो सर्विसेज होती है, उनके जो ब्रांड्स होते हैं उसके ऊपर। इनफैक्ट मोदी जी का अभी जस्ट एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी उन्होंने वही बताया था कि इंडिया के ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? करेक्ट, हमारी डिपेंडेंसी। बिल्कुल। ऐसे अगर देखा जाएगा तो इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छी दिख रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इंडिया सोचता है कि अगले 5 साल 10 साल के अंदर सुपर पावर बनना चाहता है, तो क्या इंडिया में वो कैपेबिलिटी है भी सुपर पावर बनने की, या बस ये खाली फैसिनेटिंग हमें आंकड़े दिखाए जा रहे हैं? तो पहले आंकड़ों की बात करते हैं। ग्रोथ है, बट इसको रियलिटी देखिए। आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई जिसने ये कहा कि हमारा देश $4.5 ट्रिलियन का हो गया, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, और बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि अरे जापान को पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ लोग सोचे कि यार जापान की लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में इतना अंतर क्यों हो रहा है? बिकॉज आप समझिए,
इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े ज्ञानी लोग नंबर्स के साथ, परसेप्शन के साथ खेल जाते हैं। ये $4.5 ट्रिलियन जो होता है, ये आपका जीडीपी का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ये नॉमिनल जीडीपी बताया जा रहा है। पर कैपिटा मतलब हर इंसान कितना कमा रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे इधर पर कैपिटा इनकम आता है कुछ $2200 के आसपास। मतलब एक आम इंसान साल भर में एवरेज $2200 कमाता है। जापान में कितना पता है? $33,000 के आसपास। चाइना भी हमसे आगे $12,000 के आसपास है। क्योंकि मैंने चाइना क्यों बोल दिया, क्योंकि वरना बोलेंगे ना हमारा पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। तो भाई चाइना की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अभी अभी तो हमने पीछे छोड़ा है। हमारे देश के छोरे और छोरियाँ कम है क्या किसी से? तो हमने अभी भी छोड़ा है। तो पॉइंट है, पहली चीज़ है कि अगर आप ये देखते हो तो ऐसा नंबर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा, आप समझिए वेल्थ डिस्पैरिटी। मेरा ये मानना है कि हमारा देश 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग वो है जो आवाकाडो खाता है, जो ड्रैगन फ्रूट खाता है, जो खाता है कीवी खाता है। फिर एक दूसरा भाग आता है जो खाता है कि चलो वड़ा पाव और केला तो अपन जुगाड़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। पहले वाले को हम HNI कहते हैं, दूसरा वाला जो सबसे ज़्यादा पिसता है उसको हम कहते हैं मिडिल क्लास, और तीसरा तो बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी क्लास। ये एक बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है हमारे देश में। अगर आप आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं की बात कर लो, मुंबई देश का 6.5% का GDP को कंट्रीब्यूट करता है। फैंटास्टिक। और दुर्भाग्य आप देखिए, इधर आप जब कदम रखते हैं तो एक साइड में 12,000 करोड़ का एक घर है और दूसरे साइड पे आपको दिखता है एशिया का सबसे बड़ा स्लम। एक जगह पर आपको, मतलब मैं बात करता हूँ हमारे देश के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, अगर इस एरिया में हम जाते हैं, मुंबई के एक पार्ट में हम जाते हैं, तो वहाँ पे जो व्यक्ति रोटी बनाता है उस घर पे, उसको महीने की 3 लाख रुपए की पगार मिलती है, ड्राइवर को महीने की 4 लाख की पगार मिलती है। और यहाँ पर धारवी के आपको पता है 3,000 रुपये में आप 3 बार खाना खा सकते हो। महीने भर 3,000 रुपीज़ में 3 टाइम्स पेट भर के आप खा सकते हो। तो आप स्टार्क डिफरेंस देखिए। आप अगर धारावी जाते हो, इतनी पतली गलियां हैं, लोगों को जाने में भी डर लगता है। आप कभी गए हैं? गया हूं मैं। आप थोड़ा एक एंजाइटी तो रहता है। यस यस। आप उधर देखो, इतने इतने घर हैं, 200 स्क्वायर फीट के घर हैं, उसमें 12-12, 14-14 लोग रह रहे हैं। सीवेज का कोई व्यवस्था नहीं है एकदम। ऑल्दो हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ए से नाम शुरू होता है, नाम में नहीं लूँगा, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग 2 पे, बट मैं देखता हूँ कितने लोग, उन्होंने कहा था कि 23,000 करोड़ रुपीस का मैं एक रीडेवलपमेंट यहाँ पे करूँगा, जो कि बहुत अच्छा है, पर उसके लिए भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको पता है मुंबई का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कहाँ जाता है? धारवी। उसका रिसाइकलिंग होता है वहाँ पे, बिजनेसेस चलते हैं वहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स ऐसे भी आती हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कितनी सही है कितनी गलत है, कि वहाँ पर ड्रग अब्यूज़ भी बहुत होता है, बच्चों को लत लगा दी जाती है, 100-100 रुपए में पुड़िया दी जाती है, ये भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। करेक्ट। तो वेल्थ डिस्पैरिटी है। अब आप खुद देखिए, चलिए हम मुंबई की क्यों बात करें, मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूँ। आपको पता है 7,300 करोड़ के वर्थ फ्लैट्स केवल 3 दिन में गुड़गांव में बिक गए। हम अभी आप में और हमारे एक मित्र गए थे बीच में, उसी के आसपास बिके 7,300 करोड़ के सिर्फ 3 दिन में। और जान क्या पैरामीटर का, एवरेज कॉस्ट पर फ्लैट ओवर देयर वाज 60 to 80 करोड़। फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, बंगले बंगले की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप डिस्पैरिटी देखिए कि एक जगह पर लोग इतना पैसा भी है, और वहीं पर आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां एक व्यक्ति को अपने घर के पानी के लिए रोज 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। धारवी में एक समय पे एक टॉयलेट होता था फॉर एवरी 1,400 पीपल, 1400 लोगों के लिए एक टॉयलेट। अब सरकार की मदद से थोड़ा सा कम हुआ है, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास IITs हैं, IIMs हैं, सारी चीज़ें हैं। अब आप नंबर्स देखिए ना, हम दूसरा साइड तो देख ही नहीं रहे। 14 लाख लोग अपीयर करते हैं IIT JEE के एग्ज़ाम के लिए, 43,000 लोगों की तो सीट है। मतलब 79% लोगों को कुछ मिलना नहीं है। किसी ने ये सोचा नहीं उन 79% वालों के साथ क्या हालत होती है जो साल 2 साल से 12-12, 15-15 घंटे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करना है। उनके दिमाग में क्या जा रहा है कोई जानता ही नहीं है। आप चलिए, आपने ये तो जग जाहिर है, कोटा में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, सुना ही होगा, बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक चीज़ थी कि कोटा में, आप जस्ट इमेजिन करो, एक फैकल्टी को 3 साल पहले एक पैकेज दिया, एक फैकल्टी को, क्योंकि आप भी एजुकेशन में, तो मैं बता देता हूँ, आप बताना आपने इतना पैकेज किसी को दिया है, तो एक फैकल्टी को 20 करोड़ का पैकेज मिला। ओह,
20 करोड़ एक फैकल्टी को। अब आप सोचो कि 20 करोड़ तो मतलब धंधा कितना हो रहा है। 6,000 करोड़ का बिजनेस है एजुकेशन का कोटा में, सिर्फ कोटा में। क्या पता अगला पॉडकास्ट हम फिर अब कोटा में शूट कर रहे हो। तो आप ये देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया कि यार इसने हमारे एम्प्लॉयज़ ले लिए। फिर एक और नई कंपनी आई जो अभी बहुत चर्चा में रहती है, वाला। हाँ, वल्ला वल्ला, उन्होंने इनको उठा लिया। कैसे हो रहा है? बिकॉज फंडिंग इतनी आ रही है, इतना पैसा है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो ये चीज़ है। पर कोई ये ध्यान नहीं दे रहा है कि कोटा में या इवन फॉर दैट मैटर दिल्ली में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट जा रहे हैं, जो नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि किसी भी फील्ड में 1-2% से ज़्यादा लोग तो क्वालिफाई हो नहीं पा रहे, बाकी लोगों को क्या हो रहा है। तो एक नई इकनॉमी बन रही है, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इकनॉमी। इसको सरलता से समझाता हूँ कि जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करने, अच्छा आपने वो सीरीज़ देखी है, एक यूपीएससी की आई थी, बहुत बढ़िया थी, टीवीएफ वालों ने बनाई थी, समझ गए होंगे आप। हाँ, लोग हाँ, कमेंट्स हाँ, में बताएंगे वो कौन सी सीरीज़ थी। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने एक बड़ा, आप अब लोग रिलेट कर पाएंगे। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति जाता है किसी भी जगह पे, कॉम्पिटिटिव घर को छोड़ के एक स्टूडेंट जाता है ये सोच के कि मैं माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते करते वो कुछ मार्क्स से रहता है, जीडीपी में रह जाता है, कहीं एप्टीट्यूड में रह जाता है, हर जगह रह जाता है। हमारे देश की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से वो बेचारा हताश, निराश, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसकी उम्र भी हो जाती है, बेटा 27 का हो गया, 26 का हो गया, शादी करनी है। शादी तो करनी है। बिना नौकरी नो छोकरी, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, अचानक से हमारी एक स्टेट निकालती है 2 लाख ओपनिंग। उस 2 लाख ओपनिंग में 20% पीएचडी होल्डर्स अप्लाई करते हैं, बाकी सब डिप्लोमा वाले और ये एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। पता है ये ओपनिंग किसकी थी? पियोन की। अरे बाप रे, पीएचडी वाले पियून के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो कर करके ये लोग थक गए, नौकरी मिल नहीं रही है। अब इसमें भी उनका दिमाग बहुत सही है। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई क्यों, तो बोले देखो भाई, नौकरी मिलने से रही, अगर मैं एक फूड डिलीवरी ऐप का डिलीवरी एजेंट बनता हूँ तो इनके जो मालिक है ना, ये बड़े शातिर रहते हैं। ये लोग अपने पीआर के लिए एक आध बार किसी के घर पे जाके नॉक कर लेंगे और फिर फोटो वोटो खिंचा लेंगे और फिर सब बोलेंगे अरे भाई सीईओ तो ऐसा हो, और उसके बाद 55 करोड़ का एक घर गुड़गांव में खरीद लेंगे। फिर उसके बाद 9 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एवरेज कॉस्ट 2 करोड़ की हो जाएंगी, ये कर लेंगे। हम लोगों को एक्स्ट्रा टिप तक नहीं मिलती है। हम लोगों को बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मैं गोवा था, गोवा में मैं देख रहा हूँ बारिश हो रही थी और इतनी प्रचंड बारिश, कोई नहीं चल रहा। मैं चल रहा था क्योंकि मेरे को 2 व्हीलर में मज़ा आता है, तो मैं चल रहा था। मेरे साथ जो बैठे थे वो तो बोल रही थी कि भाई अरे रुक जाओ यार, मैं मतलब मज़ा आ रहा है चलो, हाँ। पूरा पानी भरा हुआ है। बट मैं बेचारे उस डिलीवरी एजेंट को देख रहा हूँ, वो मेरा नेविगेशन पॉइंट था। उसके पीछे भी क्योंकि मैंने उससे पता कर लिया था कि अब मोबाइल भी नहीं निकाल सकते, खतरनाक वाली बारिश हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ बेचारा इस बारिश, क्योंकि वो जहाँ पर एक जगह पर रुका था, जहाँ से शुरू किया था, वहाँ से पूछा था, बोले सर मेरे को 20 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी पड़ेगी। मतलब आप समझ रहे हो, ऑल्दो ऐप आपको दिखा देता है कि ये वो है। तो अब एजुकेटेड इंसान क्या सोच रहा, इतनी मशक्कत, उसके बाद भी गाली सुनना, उसके बाद उससे बेटर एक सब्जी तो करना है, बैठे रहेंगे तभी तो अब जो व्यक्ति उस पोस्ट के लिए डिजर्विंग भी है, उसके लिए ओवर क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, अगर आप ये सारे रीजन्स जाते हो जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी और आईआईटी जेईई की तैयारी हो, तो पता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? पहला होता है कोचिंग वाला और दूसरे वाले होते हैं चाय और प्रिंटर वाले। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने देखा कि यार जब बेरोजगारी बढ़ती है, और ये आपको पता लगेगा जब बात करोगे ना, तो एक समय में पता लगेगा कि यार मैं भी अपने सपनों के लिए इधर आया था, हो नहीं पाया, कमाना था तो मैंने ये चालू कर दिया। वहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है लॉजिंग वालों का। क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार पढ़ने जाता है तो जोश में घर वाले भी बोलते तेरे ऊपर 2-3 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे हैं, तू जा। तो बेटा तू ज़्यादा लोगों के साथ नहीं, तेरे साथ और तू और तेरा फ्रेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो पढ़ाई करेगा, नोट्स करेगा। अब पहली बार नहीं निकल पाया, दूसरी बार, अब तीसरी बार तो घर वालों से पैसे भी नहीं मांग सकते हैं। बोले अब तू खुद का देख, हमने तो ज़मीन गिरवी रखी थी। तो अब ये बेचारा क्या करेगा? तो ये जाएगा। अब गेस्ट हाउस वालों ने बोला, हॉस्टल वालों ने इस तरह के फॉर्मेट बनाए कि इतने से रूम में 10 लोगों को रखेंगे, तो सामने वाले को उस रूम का वैसे भी 10,000 मिल रहा है, और 10 लोगों को रखेगा तो भी 10,000, तो वो 10 लोगों को एक रूम पे लौटा देगा, टॉयलेट जैसा भी हो ऐसा वो बेचारा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी एक अलग चालू हो जाती है।
और इसी के चक्कर में इंसान आता है बड़ा वाला पोस्ट का सपना देख के, फिर उसका लगता है कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि अगर कोई सरकारी नौकरी लग गई तो भैया देर आर सर्टन रीजन्स इन आर कंट्री, कुछ नहीं तो दहेज में मिनिमम 17 लाख रुपए की मेरे को गाड़ी मिलेगी और साथ में सामने वाले से मैं 50-60 लाख रुपए के एसेट्स आ जाएंगे। इस तरह से वो कम, तो दिस इज वेरी डीप रूटेड। ये सारी चीजें सारी इंटरलिंक्ड हो जाती है, जिसके चक्कर में अब आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ पे एग्री कर रहे होंगे। जो एग्री कर रहे हैं आप लोग लाइक कर सकते हैं इस चीज़ पे, कमेंट्स में आपकी व्यूज़ भी बता सकते हैं कि डू यू एग्री। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे लेके जा रही है। चाइना ने क्या करा था, चाइना ने जैसे मैंने बताया 90 मिलियन लोगों को लगाया। चाइना ने बोला पहले स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे। दूसरा उन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तीसरा उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे ध्यान दिया। जो आपने अभी बोला था ना कि कंजम्पशन डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है, चाइना ने बोला हम पूरी दुनिया को देंगे। आप खुद सोचो, हमारी पूरे ग्लोब में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 8 करोड़ गाड़ियों की जरूरत होती है। 8 करोड़ 6 करोड़ चाइना से आती है। तो चाइना ने वो कर लिया। चाइना ने पूरे जगह पे देखा भैया अगला क्या आएगा का, ओ भाई साहब ईवी के लिए क्या, बैटरी का कोबाल्ट और ये काम लेकर साउथ अफ्रीका 15 साल पहले जाके सबको कर्जे में लेके आ गए और अपने अंडर रख लिया कि भैया पूरी दुनिया को कोबाल्ट चाहिए ना तो मुझसे। आज ब्रिक्स नेशन बने हुए हैं। ट्रंप ताऊ की उनसे हालत टाइट पड़ी हुई है, इसलिए आए दिन कुछ भी बौखला के कुछ तो भी करते रहते हैं। पर ब्रिक्स नेशन में भी चाइना का कितना ज़्यादा पावर है। देखो ब्रिक्स नेशन जो रहते हैं जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है हाँ। तो और इंटरेस्टिंग पार्ट है, और 40 नेशंस हैं जो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको भी बना लो, इसका हिस्सा बना लो। तो ट्रंप ताऊ तो डरे हुए हैं कि जब उनने देखा कि भाई रशिया के लोग, इंडिया के लोग और चाइना के लोग मिल रहे हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा टेंशन हो गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर उनने फिर ट्वीट कर दिया। एक तो ट्वीट ही चलता उनका कि नहीं भाई मोदी जी तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा करके तो चलता रहता है। लेकिन अब आप ये देखो ब्रिक्स में भी सीन क्या है कि ब्रिक्स नेशन जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूट पहले आज से 1995 तक 16% के आसपास ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते थे, आज 33% करते हैं। लेकिन उस 33% में भी ना 60 से 70% एक ही कंट्री कर रही है, चाइना। इसलिए तो चाइना सबको नचा के रखता है। करेक्ट। आप देखो चाइना से क्यों डरते हैं। 2008 के पहले क्या कह रहा था, यूएस में भयंकर वाला इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो भैया यूएस वाला है हमारी चलेगी, इसलिए ट्रंप तो उन पे भड़के रहते हैं। फिर उसके बाद तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अगर आप अभी तक, क्योंकि बोलेगा प्रॉब्लम बताइए, मैं 3 लर्निंग पहले बता दूं जो हम इस मामले से देख सकते हैं। पहले तो मैंने बता दिया था एजुकेशन, एग्जीक्यूशन, इनोवेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि चाइना ने सबसे ज़्यादा फोकस हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन पे किया। 15 साल तक एक इंसान का दिमाग विकसित होता है। आप जो उसके दिमाग में डालोगे, अगर घर वाले दिन भर झगड़ते रहेंगे, माँ बाप दिन भर झगड़ते रहेंगे ना, बच्चे को भी वही दिखेगा, शादी मतलब लड़ाई, उसके दिमाग में यही चलेगा। करेक्ट। तो उसका परसेप्शन ही पूरा बदल जाएगा बच्चे का। अगर अब देखिए आप भी एक पिता हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको भी चलो एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है ये आपको ना पता हो, बहुत लोगों को ना पता हो, बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं आपका शो। अभी जैसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक और हो रही है, पता है ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड ने 2024 में एक वर्ड निकाला, वर्ड ऑफ द ईयर, ब्रेन रॉट, ROT। रॉट मतलब सड़ना, रॉट इन टोमेटोज ये बोलते हैं ना, ब्रेन रॉट। उन्होंने कहा लोगों का ब्रेन सड़ रहा है। और उसके बाद यूएस में एक रिसर्च हुई और उन्होंने कहा कि जो सबसे डम्बेस्ट जनरेशन होगी वो होगी जेन अल्फा। जेन अल्फा वो है जो आज 14-15 साल की है, वो सबसे डम्बेस्ट होगी। अब हम लोग सोचते हैं सबसे स्मार्ट होगी, ये डम्बेस्ट क्यों बोल रहे हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग, WHO की एक रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर आपके बच्चे 2 साल से कम साल के हैं तो उनका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, और 4 साल से कम है तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आजकल माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स हाथ में दे देते फ़ोन के, हाथ में ले लेते हैं, मैं बिजी हूँ। अब दूसरा देखिए, अब बिजनेस, हर चीज़ में बिजनेस है भैया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मेरे को भी पहले पता नहीं था, एक बहुत बच्चों का फेवरेट है कोको मेलन करके, आपको पता था? यस। आप तो नहीं देखते ना? नहीं, मेरा लड़का देखता है। अब मैं बताता हूँ क्यों देखता है, अब आप शॉक हो गए। वो भी बिजनेस है। कोको मेलन 200 बिलियन का व्यूज क्लॉक इन करता है, 200 बिलियन। खैर आपका बेटा तो 4 से बड़ा हो गया तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट आप सोचो 200 बिलियन के व्यूज़ है। कोको मेलन की टीम बैठी रिसर्चर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, बोला भाई हमको सबसे भयंकर वाला चलाना है, पैसा, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यू उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा एंडोर्समेंट। उन्होंने जानबूझ के हाइपर रियलिस्टिक कलर्स लगाए, कलर कॉम्बिनेशन जो माइंड को आपको हुक करके रखेगा, और म्यूजिक ऐसी रखी है जो बच्चों को ट्रांस में ले जाता है।
तो आप सोच रहे हो किस लेवल पे। नेटफ्लिक्स की आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नेटफ्लिक्स में टन आवाज याद है, हाँ। सबको पता है, जहां बच जाए अरे तो कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, अगर लोकल में भी कोई जाएगा उसको पता चलेगा। नेटफ्लिक्स पहले लायन का रोर होने वाला था, लायन की आवाज आने वाली थी, वो जैसे वो टॉम एंड जेरी में आता था ना स्टार्टिंग में, वैसा होने वाला था। बट फिर एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला ये लोग ये नहीं करेंगे, मैंने एक बहुत सटल साउंड बनाया, उसको करो, उससे सब। और आज आप देखो वो ट्यून कहीं बजता है, सबको पता है नेटफ्लिक्स से। फिर क्या होगा, आप अगर लोकल में जा रहे हो, अचानक से वो बजा, फिर आपको याद आएगा यार मेरे वो सीरीज बची थी यार, आज जाके देखना है। नेटफ्लिक्स इंडिविजुअलाइज्ड एआई रिकमेंडेशन फेशियल चेंज करता है, थंबनेल जो आपको दिखते चेंज हो जाते हैं ना उसके, वो क्यों होता है? आपके फोन में कुछ और दिखा रहा होगा, ग्वालियर में आपका दोस्त बैठा होगा उसमें कुछ और दिखा सकता है, क्योंकि वो ये देख रहा है अच्छा जब विरल स्क्रॉल करता है ना उसको बड़े थोबड़े वालों पे वो ज्यादा क्लिक कर रहा है। अच्छा जब अभिषेक स्क्रॉल कर रहा है उसको एक्शन वाले ज्यादा पसंद है, जिसमें एक हाथ अगर ऊपर आ जाए और टेक्स्ट थोड़ा छोटा आ जाए, वो उसको क्लिक कर रहा है। तो वो हमें कॉन्स्टेंटली स्टडी करके उस हिसाब से वो पुश करवा रहे हैं पीछे। और हम उसको, नेटफ्लिक्स के फाउंडर को एक बार पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है, कौन सा ओटीटी, उन्होंने बोला नींद। हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है नींद से, हम चाहते ही नहीं लोग सोए। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आजकल बच्चों में 18-19 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, सुना होगा कि भाई 18-20 साल में कब आता था, और सब लोग फिर लगाते कि भाई वो इंजेक्शन लगाया था। ना भैया, साइंस हैज प्रूवन कि अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बचपन से अफेक्ट हो रही है, बच्चों को बोला जाता है 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है। अगर आप नहीं सो रहे, क्योंकि बच्चा कमरे में जा रहा है, अचानक से मोबाइल टक 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 एक्सेस दे दिया है, सबसे प्रिविलेज जनरेशन है आज के टाइम पे, तो वो मोबाइल पे देख रहा है, वो सोते सोते 1 बज गया, फिर सुबह मम्मी 6 बजे तो उठाएगी, स्कूल जाना है, उठ उठ, तो अब उसकी नींद 5-6 घंटे की हो रही है। बच्चा एक्टिव जरूर रहेगा, हमको लग रहा है सब कुछ सही है, लेकिन उसकी हार्ट की एफिशिएंसी 50% घट रही है। तो ये हमको तब पता नहीं चल रहा, धीरे 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 ये एक्यूमुलेट होके, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया, हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया, ये एक बार का नहीं होता है, ये धीरे 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 करके हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि यार वो भी 35 साल का तो था यार, आपने सुना होगा कितनी सारी चीज़ें। और एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, आपकी एक गेस्ट है, मैंने उन्हीं से पता किया था, राम वर्मा सर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत सही फैक्ट है कि आपको पता है कि आज से 1900s में अगर आप चले जाते हो तो 20,000 में से एक व्यक्ति को, बच्चे को ऑटिज्म होता था। आज पता है वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 30 में से एक व्यक्ति को होता है ऑटिज्म। तो हम ये भी देख रहे हैं ना, जो थोड़ा सा लेट मैरिज कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा इशू आ रहा है, मेंटल इशू आ जाता है, साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है। तो अब आपको मैं सारे रिलेट करके बताता हूँ, जो कोको मेलन हो गया, कार्टून हो गया, बच्चों को ये पकड़ा दे रहे हैं, उनकी मोटर स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पा रही। बच्चे याद करो, बचपन में हम लोग बोलना कैसे सीखते थे, जब पापा बोलो पापा, कोई ना कोई रहता था, एक पूरी बड़ी फैमिली रहती थी, कोई ना कोई उसके साथ खेलता था, तो बच्चा 3 साल में बोलना पापा बाबा ये बोलना सीखता था। जब आप फोन रहते हो तो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पर आधे कार्टून्स म्यूट होते हैं विथ म्यूजिक, तो वो मोटर स्किल्स आ ही नहीं रही। दूसरी चीज़ है ये आपके माइंड को गलत तरीके से अफेक्ट कर रही है, आपके काफ़ी सारे सेल्स एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे जो उस उम्र में एक्टिवेट होने चाहिए, तो वो वहाँ पर अफेक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ है, इसलिए स्पीच थेरेपी बहुत लोगों को लग रही है कि हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है यार, 6 साल का हो गया ढंग से नहीं बोल पा रहा है, ऐसा बहुतों को आपने सुना होगा। ये एक और प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भैया आपकी करनी है, जिसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चौथी चीज़ है, बच्चों को अनड्यू प्रेशर, जो मैं कहूँगा आपके सारे गेस्ट शायद इस चीज़ पे एग्री करते हैं, क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हुए हैं जिस पे कि आप बच्चे के दिमाग में जो डालते हो ना वो बड़े होकर वैसे ही बनेगा। अब बच्चे को बोलोगे तो नकारा है, अब बच्चों को बोलोगे ये है, और इंडिया में ये ना बहुत कॉमन पैटर्न है। करेक्ट। इंडिया में डीमोटिवेट करना सबको आता है, मोटिवेट करना बहुत कम लोगों को आता है, गिनती के लोग। तो ये अगर कुछ चीज़ों को हम अगर इधर से किसी पेरेंट को भी टेक अवे करना है, कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ समय स्पेंड करें rather than putting that मोबाइल फोन। क्योंकि कोको मेलन क्या डैमेज कर रहा है, बाकी सारे कार्टून्स क्या डैमेज कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका, ब्रेन रॉट हो रहा है, विच इज डेफिनेटली। जेन अल्फा 8 साल के बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, 8 साल के बच्चे डिप्रेशन, मतलब उनने तो जीवन देखा भी नहीं है भाई अभी तक, दे आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। तो ये वाली चीज़ें जब तक हम लोग क्लीन अप नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी, बिकॉज देखिए आपने सही बोला, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारा डेमोग्राफीज अच्छा है, हमारा यूथ पॉपुलेशन अच्छा है, पॉपुलेशन अच्छा है, बिल्कुल सही है, हमारे पास हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन, बट वो यंगेस्ट पॉपुलेशन किस काम का, जब तक वो इनोवेट ना कर पाए, जब तक वो कंजम्पशन ना कर पाए, जब तक वो सारी चीज़ें ना कर पाए,
करेक्ट। तो इसके लिए आवश्यकता है प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। माता पिता को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की। अगर पिताजी बिजी हैं तो माता को लेनी पड़ेगी, और दोनों, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, दोनों को काम करना पड़ता है। बट स्टिल यू हैव टू टेक, क्योंकि अगर आपने एक बच्चा किया तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप दोनों को पता है नहीं निभा पाओगे तो प्लीज़ फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा पुश कर लो। करेक्ट। अब बोलोगे पुश कर लिया तो बच्चा, तो फिर हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे कि नहीं मैं शादी भी लेट करूंगा, हेल्दी भी नहीं रहूंगा, बच्चे भी करने हैं, थिंग्स आर गोइंग टू गो रॉन्ग। एब्सोल्युटली। ये कुछ एरियाज हैं। हम बीच में ट्रम्प के बारे में बात कर रहे थे, ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ट्रम्प, मैंने देखा है आजकल बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने डॉलर्स, मतलब उनके वाइट हाउस के आगे उनका एक आइडियल लगा हुआ है जिसमें उनके हाथ में बिटकॉइन लगा हुआ है। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो अपने ही करेंसी को, डॉलर को छोड़ करके बिटकॉइन को कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रम्प से ज़्यादा शातिर इंसान इस सृष्टि में नहीं है। ट्रम्प को आप देखोगे वो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली फंड का $4 बिलियन का प्रॉफिट बिटकॉइन से हुआ है। उनकी फैमिली अकाउंट्स में बिटकॉइन ही बिटकॉइन भरे पड़े हुए हैं। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से, अनऑफिशियल पता नहीं कितने ज़्यादा होल्ड किए होंगे। ट्रम्प भाई चाहते ही नहीं है। देखो सच्चाई बात ये है कि डीप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा वो चाहते ही नहीं डॉलर टिके। उन्होंने दूर से ये देख लिया कि भैया डॉलर ना टिके। क्यों? चलिए आप इसको लॉजिक समझो। ट्रम्प प्रेसिडेंट, बाद में बिजनेसमैन पहले। ट्रम्प ने ये देखा कि भाई बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं। एक कंपनी है जो भारत की अर्थव्यवस्था से 4 गुना बड़ी है। एक कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था से 4 गुना बड़ी है, $10 ट्रिलियन का उसके पास राज्य है, साम्राज्य है, काला पत्थर कहते हैं उसे। और हमारे देश के भी एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ उनका भी टाई अप हुआ है म्यूचुअल फंड के लिए, AMC के लिए, ब्लैक रॉक। तो ट्रम्प ने देखा कि भैया ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अब कहाँ जा रहा है लेटली, बिटकॉइन में जा रहा है। सताशी तो जो हिडन फेस बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया बिटकॉइन का जो एक्चुअली फाउंडर है वो तो बहलाने के लिए बोला जा रहा है, वो है इलॉन मस्क, जो भी है। तो ये हो गया। तो ये देखा कि भाई सारे बड़े बड़े लोग अभी सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं। तो ट्रम्प को ये चीज़ समझ में आ गई कि सूनर और लेटर डिसेंट्रलाइजेशन आना है। तो ये बंदा चाहता कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, इकोनॉमी जाए भाड़ में, मेरे को पहले ये करना है। दूसरा, आप ट्रम्प की शातिरपनी देखिए, बिटकॉइन तो कर रहा है, उसने क्या किया, अभी जो बीच में टैरिफ का पूरा ड्रामा चालू करा। सोचिए, हम उसके अच्छे दोस्त थे, जैसे वो कहता था पहले, हम पे वो बोल रहा है 50% का टैरिफ लगा देगा और बांग्लादेश पे हमसे कम टैरिफ। पर आप देखो उसमें स्मार्ट मूव क्या किया उसने, और उसका प्लान काम भी कर गया। उसने जब यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाया, उसने जापान पे टैरिफ लगाया, उसने और 2-3 साउथ कोरिया पे ये सब लगाया। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बोला कि भैया ट्रम्प भाई, मतलब बिल्कुल दादागिरी जैसा होता है ना, वसूली होता था, बोला ट्रम्प भाई ये कम कर दो। बोला कम कर दूंगा, तुम मेरे देश में इन्वेस्ट करो। अब क्या हो गया कि करीब करीब $1.5-2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इधर से आ गया। अब आप स्मार्ट मूव देखो, डोनाल्ड ट्रम्प अपने इकोनॉमी को और अपने आप को वर्ल्ड वॉर प्रूफ बना रहा है। कैसे? उसको समझ में आ गया आने वाले समय में कभी ना कभी विश्व युद्ध हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन करो, US अकेला रहेगा, सारे लोग एक साइड हो जाएंगे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। बट अगर विरल भाई आप बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से आपके एक घनिष्ठ मित्र है दीपक वाधवा और आप हैं। अगर आपके 10 करोड़ रुपए दीपक वाधवा के घर पे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि यार दीपक वाधवा का घर कोई गुंडा तोड़ने आने वाला है, अब उस घर को बचाने नहीं चाहोगे? आप जाएंगे, अब तो और जाओगे, क्योंकि आपके भी 10 करोड़ है ना वहाँ पे। करेक्ट। तो ट्रम्प भी यही कर रहा है कि भाई कल को अगर युद्ध हुआ तो बिकॉज इन लोगों के पैसे हमारे इकोनॉमी में आ गए, तो हमारी इकोनॉमी हिली, तो भैया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी तो जाएगा, लोग बचाने आएंगे। तो पहला सोचो कहाँ से वो मास्टर गेम खेल रहा है, पहला वो। दूसरा, उसको अखर रही है, उसको ये अखर रही है कि ये इंडिया, चाइना और रशिया साथ में आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो गया। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एट प्रेजेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्स का, न्यूक्लियर मिसाइल का एक्सेस है, जिसमें से भारत भी एक है। और भी होंगे, अब बताया नहीं है, वो बात अलग है, छुपके से अगर किसी ने बनाया होगा। बट कहीं ना कहीं ट्रम्प भाई साहब को ये चीज़ भी पता है कि न्यूक्स निकालना तो वो तो फाइनल वर्ल्ड वॉर है, एंड गेम है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो नहीं निकल रही है।
लेकिन धीरे 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 आप देखिए किस तरह से अर्थव्यवस्था आसपास सारे देशों में हिलाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आप ट्रैक पे गए थे, वहाँ पर भी हंगामा। नेपाल की मैं बात नेपाल कर में। रहा हूँ, नेपाल में, उससे पहले श्रीलंका में कुछ चल रहा था। ये सारे हमारे नेबरिंग वाले एरियाज़ में देखिए कुछ ना कुछ, पाकिस्तान की सत्ता हिली पड़ी हुई है, जापान के पार्लियामेंट में इश्यूज हो रहे बांग्लादेश में चल हैं, रहा है। बांग्लादेश में चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल आस पास आस पास आस पास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ट्रंप के पास तीन चीज़ें। पहला बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे, उसकी फैमिली बिजनेस का। वो चाहता है कि भैया यूएस की वैल्यू अब डी वैल्यू हो भी जाए, यूएस की करेंसी की डी वैल्यू भी हो जाए, बट क्रिप्टो ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, तो मैं तो सेफ हूँ। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ है वो वर्ल्ड वॉर से अपनी जगह को प्रूफ कर रहा है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहा है कि भैया ये लोग अगर आसपास साथ में हो गए तो हमें प्रॉब्लम है। देखिए जितना भी कह ले, देखिए ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, हमको ज़्यादा उतना ज़्यादा देखिए इमीडिएट फ़र्क है, लेकिन बड़ा फ़र्क नहीं है। क्यों, इसको समझिए, इसके भी आंकड़े हैं। $86 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रंप, और उसमें से मेजॉरिटी हम फार्मास करते हैं। ट्रंप ने फार्मास को एग्जेम्प्ट रखा है, उसने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएस में ही अपना जेनरिक फार्मा बनाएगा तो उसको दाम 20 गुना ज़्यादा लगता है। सबसे सस्ता फार्मा उसको इंडिया से ही मिलेगा, तो उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसने टेक्सटाइल पे लगा दिया, जिसके चक्कर में टेक्सटाइल वालों की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई। दूसरा, अभी ट्रंप ने ये देखा कि भैया हमारी इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर बहुत तेज है, आईटी, और ये आईटी बनता है एक्सपोर्ट से। तो उसने सोचा चलो H1B वीज़ा का ड्रामा मैं शुरू कर देता हूँ, सीधे $1 लाख रुपए आपको देना है। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि हमारी कंपनीज भी समझ रही थी धीरे धीरे करके कि ये ट्रंप ताऊ कुछ नहीं है, उससे भी हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को समझिए। बहुत लोग डरे हुए हैं ना कि स्टॉक मार्केट हिल जाएगा बिकॉज H1B वीज़ा लगा दिया है, $1 लाख लग गया, स्टॉक मार्केट नहीं हिलेगा। भाई साहब, इसलिए इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो कि जो हमारी इधर की आईटी कंपनीज हैं उन्होंने पहली चीज़ क्या करी है, पहली चीज़ है H1B वीज़ा का जो $1 लाख है, ये जो 2026 के एप्लीकेशन, जो आने वाले एप्लीकेशन है उस पर लगेगा। पहली चीज़ तो ये है। तो ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज वहाँ पर उन्होंने लोकलाइज्ड हायरिंग शुरू करी है स्पेशलाइज्ड जगहों पे, ठीक है, दैट इज़ नंबर 1। उन पे वो वाला चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ है काफ़ी सारी कंपनीज वापस रीरूट कर रही हैं कि भाई डोमेस्टिक मोदी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे इधर ही सर्विसेज होंगी और हम उसको आउटसोर्स करेंगे। ले भाई, उस हिसाब से तेरे को रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज़ है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ऑपरेशंस इस तरह से मैनेज पहले से ही हो चुके हैं। इसलिए ट्रंप हर जगह से कोशिश कर, उसने पहले क्या बहाना बनाया था, उसने पहले बहाना बनाया था तुमने रशिया से तेल उठाया है इसलिए मैं तुम पे लगा रहा हूँ। अरे भैया, इन्होंने ही कहा था हमको रशिया से तेल लेने के लिए कि भैया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी तो तुम तेल लो, और फिर खुद ही वो जो अशनीर भाई कहते हैं दोगलापन, ये दोगलापन कर रहे हैं। देखिए क्या है कि यूएस हिलने लग गया है। यूएस पहले डोमिनेंट कैसे हुआ था ये समझिए। पैसे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मनी का, मनी पहले बना था, पहले बार्टर सिस्टम होता था। तुम दो बोरे चावल लेके आओ, बदले में मेरी गाय ले जाओ, 3 बकरियां ले जाओ, बदले में तुम मेरे को चने दे दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कोई इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अब मान लो 2 बकरे जिसको दे रहे हैं वो ना दूध पीते हैं, वीगन है, ना वो नॉनवेज खाते हैं, तो उसके लिए तो एक्चुअली में उसकी वैल्यू नहीं हो रही है ना। और बदले में अगर आप उसको देते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की है, तो उसके लिए ज़्यादा फायदा हो गया। तो ये बड़ा वो हो रहा था। तो इसके बाद दूसरा क्या निकाला गया, गोल्ड आया कि भैया सोने से, आपको याद हो ना सोने की मुद्राएं होती थी हमारे राजा महाराजाओं के साथ, सोना और सिल्वर आया। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, पहली चीज़ है कि जब सिल्क रूट से जाते हैं, कहीं से जाते हैं, चोरी डकैती हो जाती थी, गुंडे डाकू लोग, डाकू मंगल सिंह और इस तरह के लोग आते थे, उठा ले जाते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। और दूसरी चीज़ भारी बहुत होता था ना, कॉइन्स संभालना, ब्रिक्स संभालना बहुत भारी होता था। तो बोले नहीं। तो स्वीडन में पहली बार ऑफिशियली करेंसी आ गई थी, लेकिन फिर चाइनीज लोगों ने बोला पहले पेपर करेंसी, तो एक पेपर पे वैल्यू अटैच कर दी गई। तो ये आ गया पहले पेपर करेंसी वाला सिस्टम। उसके बाद क्या हो गया कि यूएस में एक चीज़ हो गई कि यूएस सोना जमा करके रख रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसी चीज़ हो गई थी कि सोने के अगेंस्ट में पैसा को कैलकुलेट किया जाता था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुई थी 42 कंट्रीज के बीच में, जिसमें कि यूएस डॉलर को एक कॉमन डिनोमिनेशन बना दिया गया था, और ये हो गया था कि जो इकोनॉमी के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व वो सबसे सुपर पावर हो गई, तो यूएस। तो यूएस ने पहले ये शाणेपंथी से पहले ये चीज़ किया, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई कि भाई धीरे धीरे करके जैसे ही साल बीतते गए, गोल्ड की जब वैल्यू ऊपर नीचे होने लग गए और इनके गोल्ड खत्म काइंड ऑफ वो होने लग गए थे, तो यूएस बोले अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, अपना दबदबा कम हो जाएगा।
तो निक्सन के टाइम पे, एक निक्सन क्राइसिस बोलते हैं उसको, तब अचानक से उन्होंने बोल दिया सारे रूल्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इस तरह से अचानक से। मतलब ये अमेरिका की नौटंकी चलती रहती है। फिर उसके बाद क्या हो गया था, एक और एपिसोड आया था, ये लोग अगर कहेंगे पार्ट 2 तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें इकोनॉमी में बात कर सकते हैं इस चीज़ पे। अगर कमेंट्स में बहुत सारा पार्ट 2 या इसी के अराउंड इकोनॉमिक्स और बिजनेस के अराउंड चाहिए लोगों को तो हम कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, तो जज मत कीजिए। तो फिर आया पेट्रो डॉलर वाला चीज़। इसमें क्या हुआ था, सऊदी वाले लोग आए, सऊदी वालों को यूएस ने बोला जब वॉर का सिचुएशन था, हम तुमको आर्मी देंगे, बदले में तुम क्या करो, तुम जो भी तुमको करना है वो यूएस बॉन्ड्स में करो, तो यूएस डॉलर्स में करो, इस हिसाब से बदले में हम तुमको आर्मी का सपोर्ट देंगे, सारा इन्वेस्टमेंट तुम इधर ही करो, सारी चीज़ इधर करो, हम तुमको बदले में देंगे। तो वो आया पेट्रो डॉलर। और ये सब ऊपर नीचे आगे पीछे करते 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 कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को ये डर है कि यूएस डॉलर कहीं रेलेवेंसी खो तो नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जब वॉर ख़त्म हुआ तो यूएस के पास हमेशा एक पावर होती थी, वो एक टर्म होती है, लोग कमेंट्स में अब गेस करेंगे, वो हमेशा सब पे एक चीज़ लगा देता है, हिंट, एक तरीका का बैन लगा देता है। तो रशिया पे जब लगाया तो उनको लगा था रशिया खत्म हो जाएगी, रशिया ने अपना इन हाउस करेंसी पे डील करना शुरू कर दिया, कहीं पर आईएनआर के साथ डील करा, कहीं पर उन्होंने उधर से डील कर दिया, स्विफ्ट सिस्टम बैन कर दिया, स्विफ्ट जो बाहर का होता है जिससे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है वो बैन कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब ना ट्रम्प भाई साहब और यूएस को इस चीज़ का डर है कि भाई डॉलर का रेलेवेंस, क्योंकि अगर ब्रिक्स वालों ने आने वाले 10 15 20 साल में खुद का एक करेंसी निकाल दिया तो बैंड बच जाएगी। लेकिन उस चीज़ को समय, उसके पहले मुझे लगता है भारत को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बिकॉज एक बहुत ही भयंकर वाली चीज़ है, कल को अगर युद्ध हो जाता है बहुत बड़ा वाला और डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग सटक जाता है और बोलता है कि भाई सारी चीज़ें यूएस की चीज़ें का एक्सेस बंद कर दो, मैं आपको मैसेज कैसे करूँगा, मैं आपको मेल कैसे करूँगा, मैं आपको कॉल के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। करेक्ट। और इसीलिए मोदी जी जो अभी हाल फिलहाल में हम जब बात करें, कल ही के दिन इन्होंने वो एक कहा था कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमको मेक इन इंडिया पे फोकस करना पड़ेगा। Correct, ये सारी correct, चीज़ें, correct. तो एवरीथिंग इज लिंक्ड। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी खुद के बनाने के प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, कोशिश की गई थी, एक आई थिंक कू करके एक प्लेटफॉर्म आया था, करेक्ट, ट्विटर का कॉम्पिटिटर था, बोला गया था, मेरे काफ़ी सारे मित्र लोग उसमें, अरे भाई एक्स बंद हो जाएगा, उधर चलो इंडियन। बट यार हमारे देश का ना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यार विरल भाई, इंडियंस कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। आप खुद सोचो ना, एक बॉक्सिंग चैंपियन दुनिया भर के मेडल्स जीत के आते हैं हमारे देश में, एयरपोर्ट पे एक बंदा उनको रिसीव करने नहीं आता, और वहीं पे कोई, मतलब नाम तो किसी का नहीं ले रहे, बट कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है इस तरह से कोई आ जाए तो पूरी लाइन लग जाती है। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक कल्चर। आप खुद सोचो, डिफरेंस देखो, हॉकी टीम को तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जब तक चक दे इंडिया नहीं आई थी। आपको याद होगा, विमेंस हॉकी टीम उसके बाद जीती, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट मिलेगा। बैडमिंटन, सानिया जी के अलावा हम किसी का नाम ही नहीं ले पाते हैं। आज भी हमारे देश में सिर्फ 3 धर्म चलते हैं, पहला है क्रिकेट, दूसरा है बॉलीवुड, तीसरा है बाबा, यही 3 चीज़ें चलती हैं। तो यार इसके अलावा हम लोग स्कोप और स्केलेबिलिटी दे नहीं रहे। फिर हम, बहुत आसान रहता है एक तरफ बैठ के बोलना कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। हम अपने लेवल पे अगर अवेयरनेस लाएं, थोड़ा प्रेशर बनाएं, बट लोगों का है कि क्या ही करना है, क्या ही मिलेगा। आप खुद सोचो, हम हमारे देश में एक सेलिब्रिटी है जिसको 78 करोड़ रुपीस का प्रॉपर्टी गिफ्ट हो जाता है एक लड़की के मरने के बाद। वो लड़की इतनी बड़ी फैन थी, हिंट दे देता हूँ, भाई ने डॉक्टर का रोल बहुत अच्छा निभाया हुआ है, ठीक है, उनको 78 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है। फिर एक सेलिब्रिटी है जिसके घर के सामने जाके एक बंदा अपने आप को आग लगा दे रहा है कि भाई तुम नहीं मिलोगे तो मैं आग लगा दूंगा। रजनीकांत सर के जब एक ट्रीटमेंट चल रहा था तो एक बंदे ने सीधे कह दिया कि भाई मेरी किडनी ले लो, मैं अपनी किडनी दे रहा हूँ डायलिसिस के लिए। विराट कोहली का मैच हो रहा है, सुबह 4 बजे जाके लोग बैठ रहे हैं, और उसके बाद ऐसे ही एक स्टेडियम में आज से कुछ महीने पहले स्टैम्पेड हो गया है। मतलब आप खुद सोचिए कि हम किस प्रकार किधर जा रहे हैं। तो ये जो एक पूरा टॉक्सिक एक कल्चर बन गया है हमारे इधर, और हमारे देश की तो एक खासियत है, देखिए हम जिस मूर्ति को 9 दिन पूजा करते हैं 10वें दिन उसे ही विसर्जित कर देते हैं। तो हम जिस सेलिब्रिटी, जिस स्टार को 9 दिन एकदम ऊपर उठा के रखते हैं, 10वें दिन उसी को गिराने में लग जाते हैं। तो अगर आपको इधर से लेना है विरल भाई, तो ये है कि आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ना
आपके आसपास ही होता है, आपके माता होते हैं, आपके पिता होते हैं, या आपका कोई दोस्त होगा, या तो आपके सर्कल में कोई होगा। दूसरा, आपको एक्सक्यूजेस देने तो बहुत सारे मिलेंगे, बट जो हो गया सो हो गया, उस पर आपका हाथ नहीं है। बट अभी भी आपके पास समय है। अभी इस वीडियो देखने के बाद अगर एक व्यक्ति भी उठ जाता है और बोलता है कि मैं अपनी सेल्फ लर्निंग पे भी ध्यान दूंगा, मुझे देखना है मेरे को कैसे करना है, तो भी वहाँ पे चेंज होगा। तीसरा, अगर पॉलिसीज़ चेंज करवाने हैं, पॉलिसी मेकर्स पे वो डालना है हमें, तो उसके लिए सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और याद रखिए, इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहिए कि भाई ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी अच्छी, वो पार्टी, अरे नहीं यार, सिंपल सी बात है। मेरा तो मानना है कि भाई वी एक्चुअली नीड अ थर्ड पार्टी। आपको पता है यूएस में थर्ड पार्टी बन सकती है। इंटरेस्टिंग है, एलॉन मस्क की आपने बात करी थी, 160 साल से यूएस में कभी भी तीसरी पार्टी नहीं आई, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। क्यों नहीं आई? बिकॉज उसका बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है। एलॉन मस्क बोल रहा है मैं अपनी दूसरी पार्टी बना रहा हूँ। इससे पहले कोई क्यों नहीं बना पाया? उसके दो रीजन है। पहला, लास्ट टाइम थर्ड पार्टी किसी ने बनाने की सोची थी वो 1992 में था। यूएस में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। यूएस में क्या होता है कि जब भी जो लेट्स से पार्टीज़ ने बोला कि भले हमको उतरना है इलेक्शंस में, तो इलेक्शंस में उतरने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला, पैसा। बेयर मिनिमम कैंपेनिंग में $700 मिलियन का खर्च होता है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। एलॉन मस्क के पास पैसे की कमी नहीं है, दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ होती थी कि आपको कुछ XYZ ईयर्स तक वहाँ पे रहना है, कुछ रूल्स हैं जिसको एलॉन मस्क क्वालिफाई। तीसरे रूल के चक्कर में बहुत लोग नहीं आ पाते। तीसरा रूल क्या रहता था कि आपने देखा होगा कि इनका जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन होता है उसके पहले एक डिबेट होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट। कमाला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर एक दूसरे से डिबेट करेंगे। अब ये डिबेट उनके मेन टीवी पे लाइव होता है। उस टीवी पे अगर आपको आना है तो आपके पास एटलीस्ट 15% प्री वोट्स होने चाहिए। प्री वोट्स मतलब लोगों का सर्वे होगा, हाँ। और एटलीस्ट 15% लोग रेडी होने चाहिए कि भैया आपको देंगे, तब जाके आप टीवी पे आओगे। तो टेक्निकली जितनी भी थर्ड पार्टी बनती है वो इतनी पॉपुलर होती नहीं है, तो उनको वो वोट ही नहीं मिलता, तो वो स्टेज पे ही नहीं आते, स्टेज पे नहीं आता तो वोट ही नहीं आता, वोट ही नहीं आता तो वो खत्म ही हो जाता। करेक्ट। एलॉन मस्क को उसका टेंशन नहीं है। करेक्ट। अगर टीवी वालों ने कॉन्स्पिरेसी करके उसको जाने भी नहीं दिया, तो उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा वाद विवाद करने वाला प्लेटफॉर्म है, वो है एक्स। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल हीटेड डिबेट कहाँ होता है? एक्स पे सब कुछ पॉलिटिकल है। एक्स में देखिए, जीवन में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है रिलेटिव, और तीसरा चीज़ होता है एक्स, जिसमें सब कुछ नेगेटिव है। तो आपको ये देखिए, एक्स उसके पास है, पॉपुलैरिटी उसके पास है, पैसा उसके पास है। तो अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्यों नहीं खड़ी हो पाती है? 1992 में जब खड़ी हुई थी, तो हमारे देश में जब इलेक्शन होता है, लेट्स से अलग अलग स्टेट्स में हो गए, तो एक स्टेट में दिखा दिया कि भाई इधर 40 सीट थी, एक टीम को मिली, एक पार्टी को मिली 30 सीट, दूसरे को 10 मिला, ठीक है, इधर ही खत्म हो गया। करेक्ट। इधर यूएस में क्या होता है, यूएस में अगर मान लीजिए 30 और 10 हुआ, तो एक जो पार्टी हार गई ना, उसके भी सारे सीट्स इनको चले जाते हैं। तो टोटल सीट्स ऐसे बढ़ जाती है, और उसके कारण रिपल इफेक्ट क्या होता है? अब मान लो आप 2 स्टेट में हार गए हो, आप खड़े हुए 2 स्टेट में हार गए हो, तो पब्लिक बोलेगी बोले यार तो ये 2 स्टेट ही नहीं जीत पा रहा, नेशन क्या जीतेगा? तो वो लोग खुद ही अपना वोट बदल देते हैं। फिर हम वोट क्यों वेस्ट करें? हम पहली डेमोक्रेट्स या रिपब्लिक, लेकिन अब एलॉन मस्क बोल रहे हैं मैं आऊँगा। क्यों? ईगो हर्ट हो गया ना फिर से ट्रम्प भाई साहब के साथ। तो मुझे तो लगता है, मैं लोगों से जानना चाहूँगा, इफ़ यू थिंक, मैं वोकल हुआ हूँ लास्ट कुछ टाइम से, बट मुझे लगता है शायद हम लोगों को भी, एक हमारे देश को भी एक और पार्टी की ज़रूरत है जो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे। करेक्ट। जो देखिए, अभी की भी सारी पार्टीज अच्छी हैं, कोई बुरा वो नहीं है, सब में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, बट एक ऐसी पार्टी चाहिए जिसमें लोग एजुकेटेड हो, एजुकेशन को फॉस्टर करें। एक ऐसी पार्टी चाहिए जो साथ में हमारे कल्चर को भी सपोर्ट करे। कल्चर और रिलीजन में डिफरेंस होता है, अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को मिक्स कर दिया है। तो जो हमारे कल्चर को भी सपोर्ट करे, जो हमारे रूट प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। आपको पता है फिरंगी आने से डर रहे हैं, पता है क्यों? गोवा को एक टाइम पे फन कैपिटल कहा जाता था, 10 लाख की आबादी पीक सीजन पे होती थी, अब जाओ 4 लाख की आबादी से भी कम है। उधर के लोकल वेंडर्स बोल रहे कम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगेन हमारे सेंस देखिए ना, जापान की एक लड़की आती है हमारे देश में, होली खेलने जाती है, उसको लड़के छेड़ते हैं बुरी तरीके से। यूएस के 2 व्लॉगर आते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ, वो बढ़िया हर जगह अपना टेंट लगाते हैं, 5 साल का उनका प्लान रहता है, हर जगह घूमेंगे, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हो गया, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एक स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट में अपना टेंट लगाते हैं, अगले दिन ग्रुप में आके उस लड़की के साथ, आप समझिए। तो ये क्या मैसेज हम लेके जा रहे हैं? हम बाहर क्या मैसेज दे रहे हैं? इसी चक्कर में फिर हम बोल रहे हैं हमारे देश का पासपोर्ट डी वैल्यू क्यों हो रहा है। हियर इज़ द रीज़न। सिंगापुर में एक स्ट्रीट है, सिंगापुर साफ़ सुथरी जगह,
मैं लोगों को कहूँगा जाना चाहिए सिंगापुर एक बार। सिंगापुर आप जाइए, वहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रीट था, वहाँ पे धो के उस स्ट्रीट को हालत टाइट हो गई सिंगापुर में, ठीक है। बड़े बड़े जेट्स लगाए तो भी नहीं, क्योंकि बहुत स्टेन लगा हुआ था। वो एरिया था जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। मतलब ये हमारे जो थूकने वाली आदत है वहाँ पर भी नहीं गई। सो हमारे देश को एट प्रेजेंट एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो एजुकेशन को भी सपोर्ट करे, कल्चर को सपोर्ट करे 360 डिग्री। रिलीजियस डिबेट नहीं, हर कोई अच्छा है भाई, हर चीज़ अच्छी है, डाइवर्सिफाइड है। तीसरी चीज़ है जो सिविक सेंस को, एक व्लॉगर आया, उसने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि भाई ताजमहल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 500 मीटर पहले से लगता भी नहीं हम ताजमहल जाने वाले, इतना कूड़ा है। अब क्या बोलो, आप अगर दिल्ली साइड पे जाते हो, थोड़ा नोएडा के आगे निकल जाओ, एक जगह है वहाँ पर। मैं जब पहली बार, आज से कुछ साल पहले जब गया था, 7-8 साल पहले, मैंने साइड वाले को बोला कार से बैठ के, बोले यार कितने बड़े पहाड़ हैं यार, मेरे को नहीं पता था। सर पहाड़ नहीं है, ये कचरे का टीला है। अरे, और वो कचरे का टीला 2018-19 के आसपास गिर गया था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ऊपर से गिरा था। सोचो, स्मेलिंग हमेशा आती रहती है, कितने सारे जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर होंगे, और वो टीला बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर स्वच्छता सीखनी है तो हमारे एक मित्र इंदौर में रहते हैं, उनसे सीखिए। अगर हम उधर गए थे 2016 तक, इवन इंदौर वॉज नॉट दैट क्लीन, लेकिन देयर इज समथिंग टू लर्न। आपको पता है इंदौर को 8 बार मोस्ट क्लीनेस्ट अवार्ड मिला है। अब तो उस कैटेगरी को चेंज कर दिया गया है कि भाई इंदौर कभी नीचे ही नहीं आता है, क्योंकि इंदौर की खासियत ये है कि वहां पर हर दिन सुबह से लेके शाम तक एक गाड़ी चलती है। आप 5 कंपार्टमेंट में सॉलिड, लिक्विड, ये सारे वेस्ट रखते हो, वो उठाते हैं, पेनल्टीज हैं प्रॉपर। अगर आपने गलत जगह पर वो डाल दिया कूड़ा कचरा तो पेनल्टी है। 2016 से लोगों का ब्रेन वायरिंग कराया गया। वो म्यूजिक के साथ आते हैं, कभी वो शान का गाना चलता है, कभी कैलाश खेर का गाना चलता है, और उसके बाद वो पूरी तरीके से पूरा, फिर ये वेस्ट कहीं टीले वीले पे नहीं जाता, ये एक सीवेज ट्रीटमेंट पे जाता है, वहां पे उसको ट्रीट किया जाता है। सेम चीज अगर आप देखोगे आज से 5-6 साल पहले, अभी आप हाल फिलहाल में सूरत से आए हैं, आप देखो 8 साल पहले सूरत क्या था। करेक्ट। और अभी आपको स्वच्छता दिखी होगी वहां पे, रिलेटिवली बेटर दिखा होगा। करेक्ट। क्योंकि वहां पर भी तो ये क्या है कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे देश में अगर हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब लेने लग जाएं, एंड साथ में अगर ब्यूरोक्रेट्स भी इस पे सपोर्ट करने लग जाएं, तो पूरी तरीके से, मतलब जो आपने कहा था क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इनोवेशन पे अगर हमने ध्यान दे दिया बिल्कुल बन सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ेगी। अमेजिंग, अमेजिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई नो आपका भी टाइम बहुत कंस्ट्रेंड है। मैंने क्वेश्चंस तो अराउंड 28-30 आपके लिए प्रिपेयर किए थे, लेकिन शायद 2 ही क्वेश्चन में पूरा पॉडकास्ट कंप्लीट हो गया है। अब लोग अगर पार्ट 2 कहेंगे, उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपके वो सारे 28 सवाल हम ले लेंगे गाइस। आई होप कुछ वैल्यू मिल रही हो, बट हाँ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताया कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इनोवेशन, एक एग्जीक्यूशन और एक एजुकेशन। एजुकेशन पे आपने इतना ज़्यादा एम्फेसिस किया कि एजुकेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और लाइक सरकार बननी चाहिए। मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ में तो हम चलो चाइना से अभी आगे हैं पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन हम एक हिसाब से खुश हो जाते हैं अगर हमारे आसपास के कंट्री के साथ खुद को कंपेयर करें। जैसे हम पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करेंगे तो कॉलर टाइट करेंगे, बांग्लादेश से। यार देखो, ये कंपैरिजन भी गलत है। देखो फॉर एग्जांपल, हमारे पास ना सबसे बढ़िया बहाना होता है, बहुत लोगों ने बोला हमारा पॉपुलेशन पे तो इतना ज़्यादा है, जैसे क्लीनलीनेस की बात करूँ तो पॉपुलेशन आएगा। साउथ अफ्रीका में एक जगह है, लोग ये तो गूगल करो, मैं गूगल इसलिए बोलता हूँ ताकि लोग सर्च करें, अपना दिमाग बढ़ाएं भाई सारा। अब गूगल करना, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वो भी गरीब है, पॉपुलेशन अच्छा है, गरीब है, ठीक है, लेकिन बहुत क्लीन है। हर संडे 9 से 11 बजे सारे लोग मिलके क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं हर संडे। कोई कचरा वचरा नहीं होना चाहिए। तो सोचो वो लोग भी कर रहे हैं ना। तो ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं। बट अब एजुकेशन की आपने बात छेड़ी है तो मैं बता दूं क्या हो गया कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय पे जब हमारे नेताजी थे तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया को हम बनाएंगे सबसे बढ़िया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी। तो IIT खड़गपुर का निर्माण किया गया, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया, बहुत बढ़िया है। तो भाई हम रिनाउंड साइंटिस्ट बनाएंगे, लेकिन बेस लेवल एजुकेशन रह गया हमारा। देखिए ये फिरंगी लोग ना पहले से US वाले थोड़ा ऐसे ही थे, सॉरी टू से, थोड़ा मैं प्रो देश वाला हूँ, बट US वाले ऐसे ही थे क्योंकि अब US और UK दोनों वाले ऐसे थे। UK तो भी अब अच्छा है टिकट्स के मामले में, बट ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे इतनी बढ़िया गुरुकुल जो एजुकेशन थी उसको हटवा दिया और उन्होंने अपना एजुकेशन लाया। क्यों लाया, उसके पीछे भी इनका मास्टर प्लान था। उन्होंने बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बोली अपने बाहर से अगर अपने लोग लाएंगे पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हमको तो क्या हमारे ही क्लर्क्स चाहिए, हमारे हवलदार चाहिए,
तो इनके एजुकेशन को उतना ही लिमिटेड बना दो कि ये बस अंडर समबड़ी काम करने वाले ही बने, और वही एजुकेशन अभी तक फॉलो होते जा रहा है। इसलिए हम लोग जॉब क्रिएटर्स नहीं, जॉब सीकर्स बना रहे हैं। आज यहाँ पर अगर एक 22 साल का लड़का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया के साथ किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है जिसकी उम्र 65 साल है, और वो बोलता है कि भाई मैं ऐसे करके दुनिया बदल दूंगा, वो बोलता है भाई तू पागल है क्या, जा तू पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले। यही बंदा अगर सिंगापुर और दुबई जाता है, बोलेगा भाई यार तो पागल है, अब कुछ बवाल कर सकता है, चल तेरे को पहले 8 करोड़ दिए उसके बाद आके का देखते हैं। ये डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है, हर लेवल पे हमको एनकरेजमेंट वो करना पड़ेगा, हमको इनोवेटिव आइडियाज़। आपको पता है समीर भाटिया ही नाम है जी, हॉटमेल के मालिक समीर भाटिया ने, अब आप सोचो, हॉटमेल बनाया था, बाहर चले गए, आजकल काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया में। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया था विच वॉज इक्वल टू व्हाट्सएप इवन बिफोर व्हाट्सएप एग्जिस्टेड, लेकिन TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी, उन्होंने बोला कि भाई इसमें डेटा ब्रीच और ये होगा, तो फिर वो बंद करवा दिया गया था। तो आप सबसे पहले एजुकेशन में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो बेसिक सिविक सेंस, बेसिक अवेयरनेस, बेसिक एटिकेट्स सिखाना पड़ेगा लोगों को। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ है प्राइमरी एजुकेशन, और टिल द क्लास 5th और 6th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोर बनेगा। आपने बच्चे को 6-7 तक संभाल लिया ना, वो बच्चा खुद इतना दिमाग बना लेगा, वो अपने रास्ते खुद निकाल लेगा। तीसरा, हमको भेड़ चाल बंद करनी पड़ेगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि 46% HR बोलते हैं कि आज के इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ रटा रटाया माल है, स्किल्स है ही नहीं। फिर हम बोलेंगे बेरोजगारी क्यों रही है? अरे भैया पहले स्किल्स तो इक्विप कर लो, स्किल्स है नहीं। और स्किल्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जोर जबरदस्ती करके, जो बंदा अच्छा था इंग्लिश लिटरेचर में, उसको भी बिकॉज भाई तेरे ताऊ जी ने इंजीनियरिंग करी, सब ने इंजीनियरिंग करी, तू भी इंजीनियरिंग करेगा, तुमने उसको वैसे ही बर्बाद कर दिया, उसका करियर। अब वो जिंदगी भर आपके अंदर आक्रोश रखेगा, मेरे घर वालों ने मेरे को, फिर वो बंदा बोलेगा मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा कंपनी में। कहाँ से होगा भाई? तुम्हारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। तो कॉलेज में भी जो पढ़ाया जाता है वो कितने सालों पुराना, वो बाबा आदम के ज़माने का चल रहा है। तो पॉइंट है, कॉलेजेस को अपग्रेड करना पड़ेगा अपने एजुकेशन। दूसरा, हमारे प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, द वेरी फैक्ट कि अगर आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का निर्णय लेते हो, तो आप उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। हमारा देश लकी है, 24-25 नहीं, जब तक बच्चे का बुढ़ापा नहीं आता और अगर माता पिता जिंदा होते तब तक माता पिता कहीं ना कहीं उसके लिए कंसर्न रहते हैं। बाहर के देशों में 12 साल में लात मार के भगाते हैं, बेटा तू अपना साइड का इनकम कर, पढ़ाई अपना खुद देख। बहुत जगह पे ये होता है। तो पहली चीज़ वो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पता है एजुकेशन में हम लोग 2x खर्चा करते हैं, और सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए शादी में 10 गुना करते हैं। तो सोसाइटी प्लीजिंग बिहेवियर हमको कम करना पड़ेगा, बिकॉज सोसाइटी किसी का सगा नहीं होता है। करेक्ट। आपको पता है एक शादी में एक भारतीय जब शादी करता है तो 12 साल के लिए कर्जे में डूबता है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं कि शादी भी कहाँ हम लोग ढंग से करा रहे हैं। आप देख रहे हो कि डाइवोर्स के रेट 35% से बढ़ गए। क्यों बढ़ गए पता है? क्योंकि भारत में शादी इंसानों के बीच में नहीं होती, भारत में शादी होती है एक पैकेज और एक सुंदरता के बीच में। आप नोटिस कीजिए, इसी के बीच में हो रही है। क्या देखा जा रहा है? अच्छा लड़की सुंदर और सुशील है, लड़के का पैकेज अच्छा है। अगर इसी की जगह कंपैटिबिलिटी की शादी करवा दी हुई होती ना, अगर 2 साल उन दोनों को बात करने भी दे दिया होता। ट्रू। बट हमारे इधर क्या होता है, रोका के बाद अरे नहीं जब तक शादी नहीं होगी। अरे समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप। लड़का चाहता है कि वो हर महीने ट्रैवल करे, और लड़की चाहती है मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं घर पे ही रहूंगी। कहाँ से जमेगी भाई? एटलीस्ट बात कर ली तो लड़का कन्विंस कर सकता है भाई 3 महीने मेरे साथ तू चल, बट मेरा काम ऐसा है। और लड़की बता सकती है मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो मेरे ये दिन होते उपवास वाले, उस दिन मेरे को परेशान मत। सही है, मौका ही नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि घर वाले, सबसे इंटरेस्टिंग है कि घर वाले एक अनजान व्यक्ति के पूरे जिंदगी भर अपने लड़के और लड़की को बचाते रहते हैं कि भाई किसी अहरे गहरे के साथ ये सो ना जाए, और उसके बाद अचानक से एक अनजान व्यक्ति जिसको उन्हें जाने में 3-4 महीने हुए होते हैं, उसके साथ आप अलाउ कर देते हैं। कहाँ का रूल है? तो सारी चीज़ें, तो पहला क्विक पॉइंट्स में बताता हूँ। एजुकेशन अगर
इंटरनली, चलो सोसाइटी में जो भी चल रहा है, पॉलिसी मेकर्स जो भी चल रहा है, बच्चों को, आप लोगों को जितना एक्स्ट्रा को करिकुलर हो वो सिखाइए, इससे उसका मल्टी डायमेंशन तेज होता है। अगर आप इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जाते हैं, वो हार्वर्ड की एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं बी हाइव सिस्टम। बी हाइव सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं स्टार्टिंग में, एक इंजीनियर होता है, एक आर्ट्स का बैकग्राउंड, एक पुलिस वाला होता है, एक IAS वाला होता है, क्योंकि इंजीनियर एक इंजीनियरिंग के दिमाग से सोचता है, लेकिन अब 10 लोगों का दिमाग है तो मल्टी डायरेक्शनल। तो पहली चीज़ है बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी दुनिया हो सके उसको देखने दीजिए। दूसरी चीज़ है स्कूल का एजुकेशन बिल्कुल जो चल रहा है, लेकिन आपको ये समझना है जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग अ लॉट टू द स्कूल डजंट मीन कि आपका स्कूल उसको बेस्ट एजुकेशन देगा। सबसे पहला और सबसे बेस्ट एजुकेशन घर पे ही होता है। तो माता पिता किसी एक को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ बच्चा मत करो, सिंपल सी बात है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। ट्रू, पहली चीज़। तीसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आज के टाइम पे भारत में अगर आप एक बच्चा करते हो तो उसके पीछे आपका 3 करोड़ का टोटल खर्चा होने वाला है लाइफ टाइम में। क्या आपको लगता है, अब इसको सुन के लोग डर गए, अरे फिर तो बच्चा नहीं, महीने का 1.5 लाख रुपए अगर आप बना देते हो और धीरे धीरे कंपाउंड करते हो तो हो जाएगा। बट पॉइंट है, आपके पास महीने का 20,000 रुपये आ रहा है और आप 2 बच्चे कर रहे हो और उसके बाद आप मुंबई में रह रहे हो, तो कहाँ से कैसे होगा? तो फिर आप डिप्रेशन और ये चीज़ है, तो पहले वो वाली प्लानिंग करो। दूसरी, सिविक सेंस सिखाओ। फ्लाइट में आप बैठे हो, उसके बाद जोर से अपना मोबाइल विदाउट हेडफोन अगर आप चला रहे हो, ये इज़ नॉट अ सिविक सेंस। आप बाहर रास्ते में जा रहे हो, पान तंबाकू ये पर्सनल चॉइस है, आप उसके बाद दीवारों पे थूक रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। तो सिविक सेंस, क्योंकि इंडिया का उसके कारण इमेज कम होता है, हमारे देश को हमको ऊपर ले जाना है तो हमको हर एंगल से ऊपर लेके जाना है, ना कि जब कोई एक विदेशी मंत्री आएगा अचानक से सारे गरीबों को हटा दिया जाता है उस रास्ते से, अचानक से अच्छी अच्छी दीवारें बनाई जाती है, पेंट कर दी जाती है, गायों को हटा दिया जाता है, कुत्तों को हटा, अरे भैया क्या है, टेम्प्रेरी क्यों दिखावा क्यों कर रहे हो? करेक्ट, रियलिटी में आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ है। और एक चीज़ फाइनली, कि जितना हो सके ना स्पिरिचुअल बनो। स्पिरिचुअल के लिए हम और आप एक सीरीज़ चलाते ही हैं, क्योंकि मेरे को लगता है क्रक्स सबका एट द एंड स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ध्यान और ये करो, और स्पिरिचुअल से फाइनल एक कोट है कि प्रैक्टिकल भी बनो, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बनो। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता ब्लाइंड बाबा फॉलोइंग में चले जाओ, बिकॉज हमारे बाबा सीरीज़ में लोगों को अगर प्यार आया तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आप सोचो एक बाबा हैं, वो बोलते हैं कि अगर बिल गेट्स मेरे पास आया और $100 बिलियन दे दिया तो क्या होगा पता है? तो उससे ये होगा कि अगला जन्म बिल गेट्स का जहाँ पर भी होगा, हम 25% काट के उसको ढूंढ के उसको बाकी पैसा दे देंगे, और अगर वो हमको 50% काटने देता है तो हम एक स्पिरिचुअल GPS लगा देंगे, हम उसको खुद ट्रैक कर लेंगे कि वो अंडमान में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, साउथ अफ्रीका, हम खुद जाके उसको पैसा दे देंगे। दुर्भाग्यवश बात यह है कि इस बाबा के वेबसाइट पे 13 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। ओह माय गॉड। और ये इधर से उधर भागता रहता है, लोग गेस करेंगे ना, इधर से उधर भागता रहता है, कभी बोलता है मैं एलियन के वंशज हूँ, कभी बोलता है मैं शिव हूँ, कभी मैं बोलता हूँ E=MC², कुछ भी बोलता रहता है। वैसे तो हिंट दे दी है बट आप सोचो तो हमको ये कल्चर से भी बचना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तीन लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर मैं इंडिया के सुपर पावर की ग्रोथ की बात करूँ, आज से 5 साल 7 साल के अगर मैं बाद में बात करूँ कि लाइक ना सुपर पावर होगा कि नहीं, तो एक तो जैसे आपने बताया कि यहाँ की पॉपुलेशन, उनको एजुकेशन, उनको सिविक सेंस, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। एक आउटसाइडर्स जो ट्रम्प और बहुत सारे दूसरी ग्लोबल कंट्रीज़ हमें किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, जो शायद हो सकता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इंडियन पॉलिसी मेकर्स, इनका क्या रोल होना चाहिए, किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सो इंडियन पॉलिसी मेकर्स, अगर पहला जो सबसे बड़ा रेजिंग थिंग चल रहा है वो है पोल्यूशन पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसका हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी लोगों का एज भी कम कर रही हैं, दूसरा चीज़ भी पड़ रहा है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि रूल्स एग्जीक्यूशन नहीं हो रहे, रूल्स तो हैं, जैसे आपको पता है जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होता है, देखिए मुंबई में आए दिन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या आपको पता है एक रूल बना हुआ है कि जब भी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो उस पर एक कवर लगा रहना चाहिए। आपने कितने जगह कवर देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो कवर एटलीस्ट पोल्यूटेंट को अंदर रखेंगे, बट नहीं लगाते हैं। तो रूल्स हैं बट एग्जीक्यूशन नहीं होता। बहुत सारे एरियाज में ट्रक्स जाना रेस्ट्रिक्टेड है बट तो भी जाते हैं, थोड़ा बहुत ये वो करके हो जाता है। तो जहाँ पे रूल्स बन रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन अगर हो, ना कि भाई कभी किसी को रास्ते में उड़ा दिया और उसके बाद आप स्टेशन में पिज़्ज़ा खाते हुए मिल रहे हो, वो सारी चीज़ें ना हो तो वो ज़्यादा बेटर है। पॉलिसी मेकर्स को इसके साथ साथ, हाँ इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए जो लोग
एक्चुअल में आवाज़ उठाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक IAS ऑफिसर का वीडियो आया था जिसमें कि वो एक जगह पे इंस्पेक्शन पे जाती हैं और वहाँ पे सामने वाला बोलता है तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, जो हमारे इधर कॉमन है, और वो फ़ोन लगाते एक मिनिस्टर को और वो मैडम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले हाँ सर, तो वो उधर धमकी आती है, वो बहुत बड़े मिनिस्टर हैं कि तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, आई विल ट्रांसफ़र यू, ये वो तो वीडियो लीक हो गई, पता चल गई, तो वो सही है। तो जो लोग गलत एक्चुअल में गलत करते हैं, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य क्या हो गया, हमारे देश में जो सीरियस मैटर्स हैं उनको पॉलिसी मेकर्स मजाक में ले रहे हैं, और जो मजाक होता है उसको सीरियसली ले उसको लेते हैं। सीरियसली ले रहे हैं। तो ये वाइसा वर्सा है। मजाक करने वाले आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट नहीं है, यूट्यूब करने वाले आपके लिए थ्रेट नहीं है। एक्चुअल थ्रेट है ये बाकी सारी चीज़ें, जो रेपिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो करप्शन करने वाले हैं। और इसी के लिए लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि इस तरह के जो आवाज़ उठाते हैं, रादर देन पुलिंग देम डाउन, ड्रैगिंग देम डाउन, आप उनको सपोर्ट कीजिए। कुछ ना कुछ आपके हित में ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक समय पे वो भी आपको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। अमेजिंग अमेजिंग सर, ये बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज आपने दिया और मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट का एंड इससे बेहतर हो नहीं सकता था। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके का कन्वर्सेशन तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, एंड आई एम वेरी श्योर आज तो हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन सर जब भी वापस मुंबई आएंगे या हम उन्हें मिलेंगे उनकी जगह पर, तभी हम वापस से इसका पार्ट 2, अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आए तो हम वापस से इसी सीरीज़ का बिल्कुल सेकेंड पार्ट हम शूट करेंगे। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे अराउंड 25-28 जैसे क्वेश्चंस और रह गए जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो पक्का मच। पक्का, थैंक यू सो मच।